हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? और आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने लाइव हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे एक बड़े ही ज्वलनशील मुद्दे पर, एक एक्सप्लोजिव जिसे बोलते हैं एक्सपोज, जिसमें सरकार एक्सपोज हो रही है, जिसमें सरकार के नुमाइंदे एक्सपोज हो रहे हैं और जिसमें और भी कई सारे लोग एक्सपोज होने की संभावना है। आज के हमारे हैशटैग है, यदि आप मुझे कॉमेंट करना चाहते हैं तो ये 3 हैशटैग को इस्तेमाल कीजिए। जस्टिस फॉर पुरोहित, अनदर हैशटैग एक्सप्लोजिव एक्सपोज, अनदर हैशटैग टॉक शो। जस्टिस फॉर पुरोहित में पुरोहित की अरेस्ट से लेके पुरोहित के बेल तक की जो भी आपके सवाल जवाब है उसमें जस्टिस फॉर पुरोहित को इस्तेमाल करें। ये मेरा एक्सपोज आपको कैसा लग रहा है? ये एक्सपोज अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? इसके लिए जब भी कुछ लिखे तो एक्सप्लोजिव एक्सपोज का इस्तेमाल करें। और आखिर में मेरा टॉक शो, ये आपको कैसा लगता है जब मैं आपसे आता हूं, बात करता हूं, उसके लिए हैशटैग इस्तेमाल करें टॉक शो। लेट्स कम बैक। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कि आज कुछ ज्यादा ही पेपर्स हैं मेरे पास में। मेरी पूरी टेबल जो है पेपर से भरी हुई है और जहां तक नजर दौड़ाएंगे पेपर ही पेपर दिख रहे हैं और पेपर्स के अलावा कुछ नहीं है। आखिर इन पेपर्स का मकसद क्या है? इन पेपर्स का मकसद यह है कि आपको सबूतों के साथ ये बताया जाए कि इस देश में एक जाबाज सैनिक के साथ, एक जाबाज जेम्स बॉन्ड के साथ, भारत के जेम्स बॉन्ड के साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्या वो तर्कसंगत था, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। मैंने आपको 3 हैशटैग दे दिए हैं, तीनों हैशटैग आपके सामने हैं। एक बार फिर से आपको तीनों हैशटैग दिखा देता हूं। ये 3 वो हैशटैग है, जस्टिस फॉर पुरोहित नंबर 1, नंबर 2 एक्सप्लोजिव एक्सपोज, नंबर 4 टॉक शो। पुरोहित जी से संबंधित कोई भी आप बात कहना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, उस कमेंट में जस्टिस फॉर पुरोहित जरूर लिखिए। एक्सपोज जो ये हो रहा है उसके लिए एक्सप्लोजिव एक्सपोज का हैशटैग यूज कीजिए और टॉक शो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कैसा लग रहा है उसके लिए टॉक शो का इस्तेमाल कीजिए। हैशटैग बहुत क्लियर है, क्लियरली डिफाइंड है, तीनों अलग अलग हैशटैग हैं, कहीं से कोई इसमें गलती की संभावना मुझे नजर नहीं आती। बहरहाल आप सबको पता होगा कि कर्नल पुरोहित जो है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, श्रीकांत पुरोहित, जिनको की अरेस्ट किया गया, जिनके ऊपर चार्जेस लगे मालेगांव बम धमाके और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के। कहा गया कि इसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की एफआईआर से लेकर उसकी चार्जशीट तक कर्नल पुरोहित का कहीं नाम ही नहीं था। जिस कर्नल पुरोहित को 9 साल इन्होंने बंद रखा जेल के अंदर, उसका नाम ही नहीं है साहब। कमाल की बात है, मैंने जिस आदमी को प्राइमा फेसी एक्यूज ही नहीं माना गया उसे 9 साल तक बंद सिर्फ इसलिए रख दिया गया। कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल शायद फायदा मिल रहा होगा वहां की सरकारों को, उस समय सरकार को। मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिर मैंने आपसे कल भी बोला था, यदि कोई आपको बिना बताए अरेस्ट कर ले और आपके ऊपर कोई चार्जेस आपको बताए ही नहीं जाए, क्या ऐसा संभव है? कई सारे वकील साहब देख रहे होंगे, कहेंगे तो संभव ही नहीं है साहब, क्योंकि जब भी अरेस्ट होता है तो एक अरेस्ट मेमो आता है। अरेस्ट मेमो के साथ में आपको उस अरेस्ट मेमो में लिखा होता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कौन अरेस्ट कर रहा है और कहां आपको ले जाया जाएगा। कर्नल पुरोहित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कोई अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया। कर्नल पुरोहित को यह बताया ही नहीं गया कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। जी हां, कर्नल पुरोहित को बताया ही नहीं गया, उन्हें लीगली अरेस्ट ही नहीं किया गया, उन्हें उठा कर ले जाया गया और इसके बाद में उनकी अरेस्ट दिखाई गई बहुत दिनों बाद। अरेस्ट दिखाने के बाद में स्थिति यह थी, कर्नल पुरोहित को 28 और 29 को उठाया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था और उनकी 5 नवंबर को अरेस्ट दिखाई गई थी एटीएस मुंबई से। सबसे मजे की बात यह है कि कर्नल पुरोहित जो है वो मुंबई पहुंचे कैसे? आखिर एक आदमी जो पचमढ़ी में आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में आपका अरबी सीख रहा है, अरेबिक लैंग्वेज सीख रहा है, उसको क्यों आर्मी अचानक से मुंबई जाना पड़ता है और मुंबई में अरेस्ट हो जाता है? इसका भी एक्सपोज करेंगे। अमित पांडे जी, आप सभी जितने भी आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, इसको थोड़ा रोक लीजिए सवालों को, और मेरे पास कुछ एक्सपर्ट के सवाल हैं, उन एक्सपर्ट के सवाल के बाद मैं आपके सवाल लूंगा। अभी आप सब लाइव रहिए, मैं आप सबसे बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा मुद्दा जल्दी से आपको बताने का प्रयास करता हूं, उसके बाद आपके सवाल लूंगा, सारे सवाल लूंगा। कुछ एक्सपर्ट के सवाल हैं, पहले वो लूंगा, इसके बाद आपके लूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपने सवाल को कॉपी पेस्ट करके रखिए, उसको दोबारा उस समय पेस्ट कीजिएगा। कर्नल पुरोहित को जब अरेस्ट किया गया तो कर्नल पुरोहित पचमढ़ी में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे अरबी भाषा की, अरेबिक लैंग्वेज की उनको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कर्नल पुरोहित जो है आर्मी इंटेलिजेंस में थे और कर्नल पुरोहित इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे एजेंट के तौर पर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनमें। टेररिस्ट ग्रुप में उन्हें अरेबिक लैंग्वेज की जरूरत महसूस हुई तो वो अरेबिक लैंग्वेज सीखने के लिए आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में गए, पचमढ़ी के ट्रेनिंग सेंटर में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पचमढ़ी के ट्रेनिंग सेंटर में अचानक से उनको कहा जाता है कि भाई आपको दिल्ली बुलाया गया है, सदर्न कमांड लाइजनिंग यूनिट SLCU का ऑर्डर है कि आप दिल्ली रिपोर्ट करें तत्काल। क्योंकि कर्नल पुरोहित इसी कमांड में आते थे, उन्होंने वो मूवमेंट ऑर्डर लिया और वो निकले। लेकिन अचानक मूवमेंट ऑर्डर पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी आदमी कभी भी पकड़ा जाता है, आशा करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ओ दिस इज द प्रॉब्लम, उल्टा हो गया है ना।
खैर बहरहाल ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में यहाँ ये आ रहा है कि ये जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लिखी जा रही है और यहाँ लिखा जा रहा है कि कर्नल पुरोहित के अरेस्ट से संबंधित हम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। ये कर्नल पुरोहित, मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन पर दिखाने की, मेरा प्रयास रहेगा कि आप स्क्रीन पर देखें इसको, ताकि आप लोग भी अच्छी तरह से समझ सकें कि आखिर हुआ क्या था, पूरा मैटर क्या था। ठीक है, लेट अस सी। ये ठीक है, आ गया। क्योंकि हम मोबाइल के फ्रंट कैमरे से बात करते हैं तो वो मिरर इमेज बनाता है, इसके लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आपको साफ दिख रहा होगा, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां लिखा हुआ है। शायद इसको मैं और यदि बड़ा करूं तो कुछ पर्पस सॉल्व होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी। सीआईसी ने यहां आकर बोल दिया, इस लाइन पर आकर बोल दिया, रिगार्डिंग जुडिशरी मैटर्स इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड इन दिस ऑफिस फ्रॉम एएचक्यू यानी आर्मी हेडक्वार्टर्स फॉर फर्दर एक्शन रिलेटिंग टू P&A इन द प्रेजेंट केस नो सच इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट। और इस आधार पर इन्होंने कर्नल पुरोहित की जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको देने थे, जो भी उनको केस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट थे, वो चार्जेस ही उनको नहीं बताया गया। ये एक अपने आप में बड़ा बेहतरीन केस है जिसमें कि किसी व्यक्ति को यही नहीं बताया जा रहा कि आखिर आपको पकड़ा क्यों है हमने। कर्नल पुरोहित जो है, इसमें एक और नाम आया था कर्नल पुरोहित के साथ में, अभिनव भारत। अभिनव भारत के बारे में कर्नल पुरोहित जो है, अभिनव भारत के लिए उन्होंने उसमें इन्फिल्ट्रेट किए थे कर्नल पुरोहित, और कैसे इन्फिल्ट्रेट किए थे ये भी दिखाता हूं। ये अभिनव भारत, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में यहां एक डेट आ रही है 16 जनवरी 2008। आशा करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। 16 जनवरी 2008 को इन्होंने ये बताया अभिनव भारत में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और अभिनव भारत में बतौर भारत के जासूस ये उसके अंदर हैं। ये 3DET SCLU को इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी। ये ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, SCLU सदर्न कमांड लाइसेंसिंग यूनिट, और ये यहाँ पिन कोड है बाकायदा। इसके बाद में इन्होंने लिखा आखिर अभिनव भारत क्या कर रहा है। जब वो बताया गया कि अभिनव भारत ऐसा है वैसा है, तो इन्होंने अभिनव भारत में पूरा इन्होंने जो किया, इसमें इन्होंने दिया एडिशनल लिटरेचर जस्टिफाइंग द आइडियोलॉजी एंड द ग्रुप इज एडेड अपेंडिक्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग 3 एसेस। नंबर 1, अब क्या करता था अभिनव भारत? नेशनहुड, इनका मुख्य उद्देश्य था नेशनहुड। दूसरा था हिंदू राष्ट्र, तीसरा था स्वतंत्रता। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। और इन उद्देश्यों के बाद में किस प्रकार से इन्होंने इसको बदलने का प्रयास किया है, किस प्रकार से घुमाया फिराया गया डॉक्यूमेंट्स को, वो भी बताता हूं। अब ये दूसरा अभिनव भारत का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी उसका सेकंड पेज आ रहा है। सेकंड पेज शायद आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। इस सेकंड पेज को देखते हैं। ये देखिए, ये सेकंड पेज अब आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रहा हो। यस, नाउ इट्स बेटर। यहां ये लिख रहे हैं द ग्रुप इज एन एक्सट्रीम न्यू हिंदू फंडामेंटल ग्रुप with an aim to unite all Hindus and build pan-Hindu identity to establish a new nation order based on principle of Vedas। यहाँ कहीं भी अभिनव भारत के बारे में ये नहीं लिखा है कि अभिनव भारत किसी प्रकार से कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि प्लान कर रहा है या नहीं। फर्दर सी में आइए, यहां लिख रहे हैं एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इज नॉट एस्टैब्लिश्ड टिल डेट। जो कहा जा रहा था अभिनव भारत एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत सरकार के खुफिया रिपोर्ट, जो भारत सरकार के जासूस हैं, जो जेम्स बॉन्ड है, वो लिख रहे हैं कि अभिनव भारत का अभी तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसी इनपुट नहीं आई है कि अभिनव भारत किसी प्रकार से किसी भी एक्सट्रीम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अभिनव भारत से इन्हें प्रॉब्लम क्या थी? अभिनव भारत कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, हरियाणा और दिल्ली में काम कर रहा था। इन्हें प्रॉब्लम यह थी कि अभिनव भारत का एफिलिएशन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां लिखा है द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन द रिसेंट पास्ट। यह बात यहां साफ हो जाती है कि अभिनव भारत लगातार बढ़ता चला जा रहा था और अपनी शक्ति उसकी बढ़ती चली जा रही थी। अब आते हैं वापस कर्नल पुरोहित पे। एक बात तो साफ हो गई, अभिनव भारत में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि किसी भी प्रकार से किसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में यानी बम धमाकों में कहीं कोई उसका इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये तो रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी कि इस प्रकार का इनका कोई मुख्य मुद्दा है ही नहीं। मुख्य मुद्दा जो था इनका नेशनलिज्म था, और नेशनलिज्म के बाद हिंदू राष्ट्र था, जो कि खुल्लम खुल्ला सब बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक रिपोर्ट पर, इसको भी देखने, ये शायद आपको देखिए, ये कॉन्फिडेंशियल स्टैट्यूटरी कंप्लेंट है। स्टैट्यूटरी कंप्लेंट का मतलब हो गया कि इन्होंने एक कंप्लेंट डाली जो कि जो कि ये अब मैं आपको दिखाता हूं। सारे सबूत पहले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाद में कोई बात समझाने में दिक्कत ना आए।
ये स्टैट्यूटरी कंप्लेंट है जहां पर कर्नल पुरोहित ने, हाँ ये ठीक है, 5 अगस्त 2009 की इसकी डेट है, 5 अगस्त 2009। समझ जाइए, 2008 में इनको अरेस्ट किया गया था, 5 अगस्त 2009 में इन्होंने सरकार को लिखा। सरकार किसकी थी आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी कंप्लेंट बाय रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल, नेम कर्नल पुरोहित प्रसाद श्रीकांत। श्रीकांत पुरोहित इनका पूरा नाम था। इनकी जो रैंक थी वो लेफ्टिनेंट कर्नल की थी, और ये इनका आईसी नंबर है जिसकी कोई अभी जरूरत नहीं है, जिस बारे में हम बात ना करें। किस सेक्शंस में कंप्लेंट हुई थी? आर्मी सेक्शंस, ये सारे दिए 1 2 3 4। आर्मी सेक्शन A41, A45, A46, 47, 50, 56। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन में भी इन्होंने स्टैट्यूटरी कंप्लेंट करी थी, 319, 20, 21, 22, 23, 340, 348, 349, 350, 362। ये कंप्लेंट की गई थी 5 अगस्त 2009 को, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। लेकिन इस कंप्लेंट पर किसी भी प्रकार की सरकार ने कोई कार्रवाई करी ही नहीं। क्यों नहीं करी? सवाल इस बात का है, यदि कंप्लेंट गई थी तो कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? स्टैट्यूटरी कंप्लेंट के सेकंड पेज पर आ रहा हूं। यहां सेक्शन 355, 365, 368, 503 और 499 का आईपीसी की धाराओं के तहत इन्होंने अपना मांगा। इसके बाद स्टैट्यूटरी कंप्लेंट में इन्होंने एक बात बोली है, इलीगल डिटेंशन। यहां एक नाम आ रहा है, कर्नल RK श्रीवास्तव, डायरेक्टर MI9। ये एक बहुत बड़ा नाम है जो बार बार आएगा, जो आपको समझने की जरूरत है। इस पूरी कंप्लेंट में कर्नल श्रीवास्तव का नाम आना और कर्नल श्रीवास्तव की इसमें क्या भूमिका है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नल श्रीवास्तव इनके सीनियर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और कर्नल श्रीवास्तव इनके सीनियर थे, और कर्नल श्रीवास्तव ने ही ये सारा प्रपंच रचा था। अब ये प्रपंच कैसे कैसे रचा गया, इसके भी मैं आपको कुछ मुद्दे बताऊंगा। पहले जरा पेपर्स थोड़े साइड में रखता चला जाऊं, बिकॉज ये सारे पेपर्स जो है वरना मिक्सअप हो जाएंगे। मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिर एक आदमी जो कि एक अच्छा भला सेना में सर्व कर रहा था, उसे आउट ऑफ द ब्लू अचानक एक दिन कैसे उठाकर ले जाया जाता है। कर्नल पुरोहित को यह बताया गया कि आपको सदन कमांड, ऊपर से ऑर्डर आया और आपको सदन कमांड चलना है। कर्नल श्रीवास्तव जिनका भी नाम आया, कर्नल श्रीवास्तव ये मूवमेंट ऑर्डर उनके पास लेकर गए, और उस मूवमेंट ऑर्डर पर, वो मूवमेंट ऑर्डर एक्चुअली क्या था? वो मूवमेंट ऑर्डर एक्चुअली ये था, ये बड़ी मुश्किल से सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं गूगल पे, कहीं किसी प्रकार से कहीं नहीं मिलेंगे। सेना के डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं क्या मेरे पास में ये और जगह भी अवेलेबल है कि मैं आपको अच्छे से इसको दिखा सकूं। ये डॉक्यूमेंट्स संभवतः आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ आज आप मेरे पास में देख पा रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। ये डॉक्यूमेंट आप नहीं, मेरे पास में इस समय शायद लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूं यदि ये डॉक्यूमेंट मेरे को मिल जाता है तो मैं आपको अभी लैपटॉप के ऊपर भी दिखाऊंगा, ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। यहाँ ये उल्टा दिखाई देगा आपको, प्रॉब्लम ये है। चलिए, ये मूवमेंट ऑर्डर है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए मूवमेंट ऑर्डर। यहां इन्होंने, ये बाकायदा सील है, ये मूवमेंट ऑर्डर, ये सेना की सील है, ये साइन है कर्नल मोहंता के, और ये मूवमेंट ऑर्डर ये बना। ये मूवमेंट ऑर्डर ओरिजिनल मूवमेंट ऑर्डर था जो कि कर्नल पुरोहित को दिया जाना था। अब इस मूवमेंट ऑर्डर में क्या किया जाता है? कर्नल श्रीवास्तव बड़ी ही चालाकी से आते हैं और मूवमेंट ऑर्डर अपने हाथ से कर्नल पुरोहित को देते हैं, और कर्नल पुरोहित को जो ऑर्डर देते हैं वो ये मूवमेंट ऑर्डर है। इस मूवमेंट ऑर्डर में देखिए ये कटिंग हो गई, यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये इनको रिपोर्ट कहां करना था? ये इनको रिपोर्ट करना था TD2 3DET SCLU, सदर्न कमांड लाइजनिंग यूनिट 3DTE। इसको काट कर इन्होंने क्या किया? ये देखिए काटा है, और यहां साइन किए हैं बाकायदा, कर्नल श्रीवास्तव ने साइन किए हैं कटिंग के ऊपर। और कटिंग करने के बाद इन्होंने किया है प्रो DST MG&G एरिया, MG&G यानी महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात एरिया। मूवमेंट ऑर्डर जब एक बार बनता है उसको किसी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। मूवमेंट ऑर्डर यदि बना या तो वो कैंसिल होगा, नया मूवमेंट ऑर्डर बनेगा। ये मूवमेंट ऑर्डर किसी प्रकार से उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। एक बार यदि मूवमेंट ऑर्डर किसी सैनिक को मिल जाता है, चाहे वो चाहे वो ना चाहे, उसको उस जगह रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, और टाइम में रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो किसी भी प्रकार से इस मूवमेंट ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकता। इस मूवमेंट ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होते। यदि किसी आदमी को आगरा जाने के लिए बोला गया है और यह मूवमेंट ऑर्डर बन चुका है तो वो आगरा जाएगा ही जाएगा। बेशक इसके बाद उसे अगर बेंगलोर जाना है तो वो नया मूवमेंट ऑर्डर, दूसरा मूवमेंट ऑर्डर बनेगा, जिसके बाद उस पर लिखा होगा कि अब आपको बेंगलोर जाना है। इस मूवमेंट ऑर्डर पे किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जब छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो कर्नल श्रीवास्तव ने इसको किस हैसियत से काट दिया, किसकी परमिशन से काटा गया? और सिर्फ यहां नहीं, नीचे भी काटा गया। ये जो कॉपी गई है यहां भी काट दिया गया। ये देखिए, ये इनकी, ये काटा है, इसके ऊपर लिखा है प्रो यूनिट MG&G एरिया अगेन, और ये इनके साइन है।
कर्नल श्रीवास्तव ने किसकी परमिशन से ये मूवमेंट ऑर्डर चेंज किया? हाथ से काटा हुआ ये मूवमेंट ऑर्डर कैसे चेंज किया? जब लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने इस पर सवाल किया तो उनसे कहा गया दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, आप ऑर्डर्स को फॉलो करें, मैंने काट के साइन कर दिए हैं इस पर और आपको सदन कमांड जाना। और झूठ बोलकर, सरासर झूठ बोलकर कर्नल पुरोहित को भोपाल लाया गया। भोपाल एयरपोर्ट से इनको जाना था दिल्ली, रिपोर्ट दिल्ली हेडक्वार्टर्स करना था, इनको पहुंचा दिया गया मुंबई। मुंबई में इनको कर्नल श्रीवास्तव इनको एक गाड़ी में लेकर गए और उस गाड़ी में कर्नल श्रीवास्तव के साथ कुछ लोग और थे, सिविल ड्रेस में थे, प्राइवेट गाड़ी थी, किसी को नहीं मालूम था कहां जा रहे हैं और क्या हो रहा है। इनको एक जगह ले जाया गया जो इनको नहीं मालूम थी और वहां ले जाकर 29 अक्टूबर को ये जो इनको रिपोर्ट करना था, 29 अक्टूबर, तो 29 अक्टूबर को इनको वहां रिपोर्ट करना था। इनको दिल्ली की जगह अचानक से बॉम्बे ले जाया जाता है और बॉम्बे ले जाने के बाद में इन्हें एक प्राइवेट लोकेशन पे ले जाया जाता है जो ना तो सेना की थी, ना पुलिस की थी, किसी की नहीं थी। उस प्राइवेट लोकेशन में ले जाके इनको बंधक बनाया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है और इनसे कहा जाता है कि आप ये ओन अप कर लो कि ये जो धमाके हैं, जो बम ब्लास्ट हुए हैं, ये आपने किए हैं। कर्नल पुरोहित इस बात को नहीं मानते हैं। अल्टीमेटली एक दिन के बाद नेक्स्ट डे इनको फिर जगह इनकी चेंज की जाती है और इनको अब की बार एटीएस में ले जाया जाता है। और क्योंकि कर्नल पुरोहित एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इनको मारे, तो सबसे पहले जो मारना शुरू किया वो कर्नल श्रीवास्तव ने इन्हें मारना शुरू किया। इसके बाद में हेमंत करकरे भी वहां मौजूद थे और हेमंत करकरे सहित बाकी सारे लोग कर्नल पुरोहित पर टूट पड़े। इन्हें ऐसी यातनाएं दी गई जो एक विदेशी सैनिक को भी नहीं दी जाती। यदि हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे भी विदेशी जासूस को भी इतनी बुरी तरह से नहीं मारा जाता जितनी बुरी तरह से मारा गया। कर्नल पुरोहित का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते, कर्नल पुरोहित कश्मीर में सर्व कर रहे थे और एक ऑपरेशन के दौरान एक काम करते हुए इनका घुटना टूट गया। तो जब इनका घुटना टूट गया तो इनको रिप्लेसमेंट डाला गया, नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, और इसलिए इनको अनफिट कर दिया गया था कि भाई आप अनफिट हो गए, आप सेना में बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, आपसे कोई और काम दिया जाएगा। इस तरह ये इंटेलिजेंस यूनिट में आए। इंटेलिजेंस यूनिट में आने के बाद जब ये मुंबई पहुंच गए और इनको इलीगल डिटेंशन, इन्हें अगवा कर लिया गया क्योंकि इनका ऑर्डर तो दिल्ली का था, टेक्निकली इनका ऑर्डर दिल्ली का था और दिल्ली से इन्हें मुंबई ले जाया गया अगवा करके, झूठ बोलकर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट में छेड़ाखानी करें सरकारी डॉक्यूमेंट में तो क्या होगा? बहुत सारे वकील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मालूम है सेक्शन 467, 468, 420 कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, सेक्शन 468, 467 और 420 करना, सेक्शन 420, सभी में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा है। ऐसे में जब 7-7 साल की सजा है तो ये कर्नल श्रीवास्तव के ऊपर क्यों नहीं सजा दी गई? इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये स्टैब्लिश हो चुका कि कर्नल श्रीवास्तव ने ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाए। कर्नल श्रीवास्तव ने आर्मी की जो इंटरनल इंक्वायरी है, एओसी में इन्होंने, आईओसी में इन्होंने ये कबूला है कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जी रूप से तैयार किए। सीओआई कमीशन ऑफ इंक्वायरी में इन्होंने ये माना कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जी तैयार किए, इन्होंने काट कर ये किया। ऐसे में कर्नल श्रीवास्तव पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? कर्नल श्रीवास्तव को अरेस्ट करके जेल क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि सरकार शायद कहीं से पीछे से सपोर्ट था। सबसे बड़ी बात, अभी और भी बहुत सारी बातें आई। बहरहाल वापस आते हैं, इनका जो घुटना टूटा था उसी घुटने को दोबारा तोड़ दिया गया, क्योंकि ये बात सिर्फ कर्नल श्रीवास्तव को मालूम थी इनका घुटना टूटा है, इसलिए उसी घुटने पर मारा गया जहां चोट थी, उस घुटने को, नी रिप्लेसमेंट को दोबारा तोड़ दिया गया। कर्नल पुरोहित की दोनों टांगों को रस्सी से बांधकर ऐसे चीर दिया गया जिससे उनके प्राइवेट पार्ट्स फट गए। कर्नल पुरोहित के हाथों से नसें फाड़ कर निकाली गई बाहर। उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कितना पेन हुआ होगा? जरा सोच कर देखिए, आपकी नसों को फाड़ कर निकाला जा रहा है, कैसा लगेगा? ये यातनाएं दी गई हैं आपके जेम्स बॉन्ड को, आपके भारत के सैनिक को, जिस सैनिक के लिए हम खड़े हो जाते हैं ना हर दूसरे दिन एक मोमबत्ती, और हर दूसरे दिन हम कहते हैं कि वाह सेना है हमारी। उस सेना के सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ ये हुआ है, जिसको लाल बत्ती मिलती है, जिसको भारत सरकार के शेर मिलते हैं, अशोक की लाट मिलती है, उसकी औकात कर दी सरकार ने। हम और आप तो लगते कहां हैं? बिना बताए उठा कर ले गए। मैंने आपसे सवाल किया था, यदि सरकार आपको बिना बताए उठा कर ले जाए तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों ने बोला हीबस कॉर्पस। सर हीबस कॉर्पस तो इनके घर वालों ने भी लगाई होगी ना, इन्हें तो यही नहीं मालूम चलने दिया, इनकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं की गई, एक्सेप्ट इनकी तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एप्लीकेशन उठाकर बाहर फेंक दी, बोले हम आप ये एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। इनको कोई जानकारी नहीं दी गई। इनको अरेस्ट किस लिए किया गया? नहीं बताया गया। कर्नल पुरोहित को, किसी भी बड़े से बड़े आदमी को जब अरेस्ट किया जाता है, बड़े से बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है, उसे बताया जाता है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट वारंट आता है, अरेस्ट वारंट पे लिखा होता है, मेमो होता है, उसके ऊपर लिखा होता है और वहां साइन कराया जाता है कि हाँ मैं अरेस्ट हो रहा हूं। यहां ऐसा कौन सी बात हो? कौन सा आतंकवादी आपके हाथ लग गया था भाई? क्या पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हाथ लग गया था? आप उसी कर्नल पुरोहित को अरेस्ट करने पर तुल गए, उसी कर्नल पुरोहित साहब झूठ बोलने पर तुल गए जो भारत के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों के ग्रुप में घुस गया था। क्या यही बात आपको अखर गई सरकार साहब? क्या यही बात अखर गई कि आतंकवादियों के ग्रुप में घुस गया? सिमी मॉड्यूल में, बाकायदा सिमी का मॉड्यूल बनकर वो आदमी चला गया और अपने आप को आतंकवादी, उसने वहां साबित कर लिया कि मैं आतंकवादी हूं, और सिमी वालों ने पूरी इनपुट्स उसको दे मारी। उसे उर्दू आती थी, उसे अरबी और सीखनी थी, इसीलिए तो वो गया था पचमढ़ी में अरबी सीखने।
तो यही उसकी गलती थी कि उसने सिमी को बेनकाब कर दिया और आपको सिमी को बैन करना पड़ गया? क्या यही उसकी गलती थी? क्या यही हमारे जेम्स बॉन्ड की गलती थी? अगर ऐसा ही है, अगर यही चीज है, तो सर आगे से इस देश में जासूस पैदा नहीं होंगे, एजेंट्स नहीं मिलेंगे हमको, कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा। ये हमको सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। हम अपने ही आदमी के साथ जो सिमी का मॉड्यूल बस्ट कर रहा है उसे हम अंदर डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि अभिनव भारत में जब वो गया तो अभिनव भारत में उसने जो फाइंडिंग्स उसको मिली उसने लिख दिया कि भाई ये तो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहीं से कहीं तक एक्सट्रीम कोई इरादा ही नहीं है। तो आपको ये बात अखर गई शायद कि अरे सिमी को तो इसने आतंकवादी बना दिया, हमने कहा था इसको ट्रैक करो अभिनव भारत को, तो अभिनव भारत को तो इसने छोड़ दिया, अभिनव भारत को तो कह दिया ये तो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे कैसे? इसको साले को जेल डाल दो, अंदर कर दो इसको। लेफ्टिनेंट कर्नल है तो क्या हो गया, हम सिखा देंगे, हम सरकार हैं, हम सरकार राय हैं, राय साहब हमारी अशोक की लाट चलती है, हमारा लठ चलता है। यही बात थी ना। सरकारें बदलते देर नहीं लगती, सरकार बदल गई आपकी, और आप दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। और कैसे होगा हम बताएंगे, हमें इसकी चिंता, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। ये इसमें सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है मेरे ऊपर केस हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, कुछ भी हो जाए, और मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं देश के सैनिक के लिए, देश के सैनिक के सम्मान के लिए, उसके न्याय के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप उसको न्याय नहीं दे देते, जब तक आप उसको बरी नहीं कर देते। आप एक गलत आदमी की जिंदगी, एक सही आदमी, एक जेम्स बॉन्ड के साथ आप इस तरह से करेंगे, आप उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे और सोचते हैं कि देश की जनता बैठी रह जाएगी। कितनों को अरेस्ट करोगे साहब? 130 करोड़ की जनता खड़ी है उस सैनिक के पीछे। 130 करोड़ आदमी निकल कर आएगा। आज मैं आया हूं, कल सारे आएंगे, एक एक आदमी निकल कर आएगा। आप अरेस्ट करके दिखाइए कितनों को अरेस्ट करते हैं। और सरकार अब बदल चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी हैं जो मेरे पास है, और मेरे से कई गुना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल के अंदर, ये फाइल रखी है मेरे पास में, ये देखिए, ये पूरी फाइल है। इस फाइल के अंदर 500 पेज हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, कई सारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हम नहीं उसको कर सकते सामने, इसलिए नहीं ला रहा हूं। सिर्फ वही ला रहा हूं जो कोर्ट में ऑलरेडी पेश हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहा हूं। बहरहाल वापस आते हैं। कर्नल पुरोहित को जो यातनाएं दी गई, वो यातनाएं किसी भी एक आम इंसान को, अगर आप बोलेंगे ना कि इतनी यातनाओं के बाद मर्डर कर दो, तो मर्डर भी कर देगा, बम भी रख देगा जाके। लेकिन कर्नल पुरोहित ने इसके बावजूद झूठ को झूठ और सच को सच बोला। कर्नल पुरोहित ने इसके बावजूद एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये जो उन्होंने बम धमाके के लिए उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उन्होंने किए या उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। कर्नल पुरोहित एक एक चीज की इंफॉर्मेशन अपने ऑफिसर्स को दे रहे थे, और कैसे दे रहे थे ये इस बात का सबूत है। व्हेन कर्नल पुरोहित सेड कि अभिनव भारत जो है, जनवरी 2008 में अभिनव भारत पर जब कर्नल पुरोहित स्टिंग कर रहे थे, जब कर्नल पुरोहित उसके अंदर घुस गए थे, एजेंट बनकर घुस गए थे, हिंदूवादी बनकर घुस गए थे उसके अंदर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जाएंगे साहब? मैं पूछता हूं सिमी में कैसे जाएंगे? आप चले जाएंगे कि मैं तो आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल, आप चले जाएंगे? नहीं, आपको आतंकवादी बनकर ही जाना पड़ेगा ना, तभी आप अंदर जा पाएंगे ना। कर्नल पुरोहित ने भी तो वही किया। आर्मी इंटेलिजेंस ने जो बोला वो उसने किया, और एक एक मूवमेंट की खबर आर्मी के ऑफिसर्स को थी। ये सबूत है उस बात का, ये अभिनव भारत का डॉक्यूमेंट सबूत है उस बात का। सिमी के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन किसी कारण से मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आज पड़े हुए हैं। सिमी के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सिमी के डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं दिखा रहा हूं, कुछ कारण है। तो जब एक एक मूवमेंट की खबर जब थी सरकार को, फिर सरकार ने किस आधार पर यह कह दिया कि यह हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है? कर्नल पुरोहित को अभिनव भारत का हिस्सा बना दिया। चतुर्वेदी, सुधीर चतुर्वेदी, इन्फॉर्मर, एजेंट भारत सरकार का, उसको आपने अभिनव भारत का सर्वे सर्वर बना दिया, बता दिया कि अभिनव भारत यही चलाता है, इसी ने बनाया हुआ है। अरे वो तो आपकी वजह से गया था ना, आपने कहा था ना अरेस्टिंग करना अभिनव भारत हिंदू फंडामेंटलिस्ट। क्यों कहा था? किसका ऑर्डर था? आर्मी इंटेलिजेंस कब से ये ढूंढने लगी कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ये किसके ऑर्डर पे हो रहा था? ये हिंदू आतंकवाद का फंडा किसका था? क्यों भेजा गया था? एक आर्मी इंटेलिजेंस का आदमी अपनी आर्मी को देखेगा, आर्मी की इंटेलिजेंस देखेगा, या आपका हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू फंडामेंटलिस्ट और हिंदू आतंकवाद को देखेगा, भगवा आतंकवाद को देखेगा? किसके कहने पर हो रहा था? ये टॉप ब्रास के कहने पर हो रहा था क्या? क्या सुपर पीएम के वहां से एडवाइस आ रही थी क्या बार बार कि इसको पकड़ो? ये ऐसी देश चलेगा क्या? इस तरह से चलाया जा रहा था देश? ये तरीका है आपका देश चलाने का? इसीलिए सरकार आपकी बदल गई, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक झूठ को छुपा नहीं सकते। झूठ परेशान हो सकता है, आप थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हो, लेकिन सूरज की तरह चमचमाता हुआ बाहर आता है। बादल थोड़ी देर के लिए घेर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं रात हो गई, सूरज फिर निकलेगा, और हर बार सूरज चमचमाता हुआ निकलेगा और इससे ज्यादा अच्छा निकलेगा। आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब सरकार को सब कुछ मालूम था, जब सरकार को यह चीज पता थी कि ये हमारा एजेंट है और ये सिमी में जाकर सिमी को बैन करवा चुका था, सिमी के सारे कार्यकलाप सब कुछ बाहर आ चुके थे, तब आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि इनको यह मानकर अरेस्ट कर लिया गया कि आतंकवादी हैं, जबकि ये तो आतंकवादी थे ही नहीं। सेना को मालूम है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना के अंदर होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह माना जाता है कि हां
ये हमारा कोवर्ट ऑपरेशन, अंडर कवर ऑपरेशन कर रहे थे। तो जब सेना मान रही है तो फिर एटीएस ने ऐसा कौन सी घुट्टी पी ली थी जो मानने को तैयार नहीं थी? आखिर हेमंत करकरे ने ऐसा कौन सा सबूत मिल गया था जो वो कर्नल की नसें फाड़ी जा रही थी, चीरी जा रही थी, कर्नल को 2 भागों में चीरा जा रहा था। और जो मैं कह रहा हूं वो मेडिकल रिपोर्ट्स में है, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो कोर्ट के अंदर है, मेडिकल रिपोर्ट्स में है। इनफैक्ट मेडिकल सुविधा तक देने से मना कर दिया था, कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगाई तब जाकर मेडिकल सुविधा मिली, वरना ये तो मेडिकल उसको बेचारे को मरहम पट्टी तक नहीं करने दे रहे थे। इन्होंने ये हल कर दिया था। तो इतनी ज्यादा खौफनाक जिंदगी क्यों दी जा रही थी? क्यों? आपको सबूत नहीं मिल रहे थे इसलिए? कैसे ना कैसे मारपीट के से कबूल करवा लो कि भी तो आतंकवादी है। आपके पास सबूत होते तो आप सबूत देते ना सर, आपको ये करने की जरूरत क्या पड़ती? लेकिन आपने उसके बावजूद किया। क्यों? क्योंकि आपको कैसे ना कैसे साबित करनी थी अपनी कोई फिलॉसफी। वो फिलॉसफी क्या थी वो भी आएगी सामने। अब आते हैं कर्नल पुरोहित के थोड़ा सा बैकग्राउंड पे। यहां आते हैं जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए मालेगांव में। मालेगांव में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में उससे पहले 2 दिन, मालेगांव ब्लास्ट होने के बाद 2 दिन पहले ये बताया कर्नल पुरोहित ने अपने कमांड ऑफिस को बताया कि इसमें हो सकता है कि कोई साध्वी इसमें अरेस्ट हो सकता है उसका इन्वॉल्वमेंट हो। मैं उस इन्वॉल्वमेंट को ढूंढना चाहता हूं। तो उस इन्वॉल्वमेंट को ढूंढने के लिए उन्होंने एसएमएस किए। एसएमएस जैसे हम यूजुअली करते हैं, हो गया काम, क्या कर दिया, बहुत बढ़िया किया, अरे मजा आ गया, ताकि सामने वाला खुलकर बोले। उन्होंने भी एसएमएस किए। उस एसएमएस के आधार पर, सिर्फ वो एसएमएस जो कि उन्होंने बताया कमांड ऑफिस को, आर्मी को बताया, बताने के बाद की उस एसएमएस के आधार पर उन्हें आतंकवादी बना दिया गया। नहीं, इनका तो कॉन्टैक्ट था। कॉन्टैक्ट तो था भाई, कॉन्टैक्ट कब नहीं था? सरकार के कहने पर, सेना के कहने पर कॉन्टैक्ट था ना, कोई खुद से तो नहीं चले गए थे ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो साबित करते हैं, क्या साबित करते हैं? कि आप अपने ही एजेंट को डबल क्रॉस कर रहे थे। हॉलीवुड की एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, उसको देखिएगा। एजेंट को डबल क्रॉस जब सरकार करती है तो कैसा हो जाता है। इसके बाद आते हैं सरकार बदली मई 2014। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, कर्नल पुरोहित की हैंडराइटिंग है साहब, इसको ध्यान से देखिए। सरकार बदली, कर्नल पुरोहित ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको इन्होंने चिट्ठी लिखी। इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था से मेरा विश्वास उठ रहा है। 18 पेज की ये चिट्ठी है। ये 18 पेजेस पूरे कर्नल पुरोहित की हैंडराइटिंग में है सर, ये पूरे हैंडराइटिंग। और लास्ट में ये कर्नल पुरोहित के साइन है, इसको भी देख लीजिए, कर्नल पुरोहित के साइन है। और ये चिट्ठी किस किस को भेजी गई, ये नीचे इसकी कॉपी 2 लगी हुई है। ये कॉपी 2 गई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अपेंडिक्स ए, लेटर टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एटीएस महाराष्ट्र, नासिक पुलिस, सब जगह भेजता रहा बेचारा ये आदमी। बेचारा ही कहूंगा, बेचारा ये आदमी सब जगह भेजता रहा। कोई इसको सुनने को तैयार नहीं हुआ साहब, कोई ये मानने को तैयार नहीं, कोई उसके मेरिट्स देखने के लिए तैयार नहीं। अदालत में जाता, अदालत में जाकर कहता साहब मेरा इलीगल डिटेंशन हुआ है, मेरे अरेस्ट नहीं हुई है, मुझे झूठ बोल के ले जाएगा, मुझे वहां जाके पकड़ लिया गया। ये इलीगल डिटेंशन में मुझे 28 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक मुझे अवैध रूप से अगवा करके रखा गया। कोर्ट ने सुना ही नहीं, मेरिट ही नहीं सुनी कोर्ट ने। कौन से जजेस थे वो? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे न्याय मिलेगा क्या? मेरे ऊपर भी एक फर्जी केस हुआ था, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से किस तरह से न्याय मिलता। हो सकता है भी 2-4 केस और हो जाए इस लाइव वीडियो के बाद, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। जहां तक देश की बात है, जहां तक सैनिकों की बात है, जहां तक हमारे जेम्स बॉन्ड की और हमारे एजेंट्स की बात है, हम उनके लिए हमेशा से खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं होती कि ये किस तरह से परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, और भी बहुत है इनके पास, तरीके बहुत है। लेट्स कम बैक, कर्नल पुरोहित पर वापस आते। कर्नल पुरोहित ने इसके बाद में बीच में थोड़ा सा रोकूंगा आपको, एक बार फिर से बता दूं, आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं उस कमेंट में प्लीज जस्टिस फॉर हैशटैग यूज करें, जस्टिस फॉर पुरोहित, उसके बाद अपना कमेंट लिखें। दूसरा हैशटैग है एक्सप्लोजिव एक्सपोज और तीसरा हैशटैग है टॉक शो। कर्नल पुरोहित से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप कर रहे हैं, उस कमेंट में जस्टिस फॉर पुरोहित जरूर हैशटैग का इस्तेमाल करें, एक्सप्लोजिव एक्सपोज का जरूर इस्तेमाल करें। यदि मेरा आपको टॉक शो अच्छा लगा है तो हैशटैग टॉक शो का इस्तेमाल करें। अब आते हैं, कर्नल पुरोहित ने पूरा भांडाफोड़ कर दिया, सिमी को बैन करवा दिया। कर्नल पुरोहित ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया, तो क्या इसीलिए कर्नल पुरोहित को जेल में डाल दिया गया? आखिर कर्नल श्रीवास्तव को पीछे से बैकिंग कौन दे रहा था? कौन वो व्यक्ति था जो कर्नल श्रीवास्तव को पीछे से समझा रहा था कि भाई आप ऐसा ऐसा कीजिए, कर्नल पुरोहित को फंसा दीजिए, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को फंसा दीजिए। कर्नल श्रीवास्तव के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने का, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने का केस कर्नल पुरोहित पे तैयार होना चाहिए था ना। अब देखिए 2 चीजें तो हो गई साहब, कि नंबर 1 सिमी का इन्होंने वो किया। एक और बात बताता हूं, 26/11 जो हमले होने थे उससे 1 महीना पहले कर्नल पुरोहित ने ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे दी थी सेना को और सारे इंटेलिजेंस को कि यह हमला 26/11 को होगा और समुद्र से लोग आएंगे। जब ये बात सरकार को मालूम चल गई थी तो सरकार ने रोका क्यों नहीं? इसलिए नहीं रोका क्या कि तिलक लगाकर और कलावा बांधकर आए थे लोग। तो जो कर्नल पुरोहित जो काम नहीं कर पाया वो काम हम किसी और से करवा लेंगे। क्या सेटिंग तो नहीं थी कहीं यहां की और वहां की? सेटिंग तो नहीं थी कि इधर से हमने आप इन्हें हटाइए हमें लाइए, आप हमारी मदद कीजिए, वो सेटिंग तो नहीं थी कहीं कि वहां से आइए और हम आपको आने का मौका देते,
सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बनते, सर्वेलेंस कैसे बनता? हाँ, ये मैंने ऐसा सवाल कर दिया जो सेना में जो समय लोग होंगे वो अपनी कुर्सी से उठ के खड़े हो गए होंगे, ये क्या बोल दिया, सच बोल दिया। आप में ताकत है तो मेरी बात को झूठ करके साबित करके दिखा दीजिए। आपका सर्वेलेंस सिस्टम बंद नहीं था क्या आधे घंटे के लिए? कैसे डाउन हो गया था? जिस समुद्र के अंदर मछलियों के अंदर सर्वेलेंस सिस्टम लगे हुए हैं, फटे टायर और फटे जूतों जो तैरते हैं उनके अंदर सर्वेलेंस सिस्टम लगे हैं, जिसमें जिस देश के अंदर लहर भी बिना मर्जी के नहीं आ सकती, उधर कसाब आ गया, अपने साथियों के साथ एंटर कर गया, इतना बड़ा काम कर गया। क्यों, कैसे? आपको तो पहले से मालूम था ये होने वाला है। कर्नल पुरोहित ने तो पहले से बता दिया था कि ये होगा। तिलक लगाकर और कलावा बांधकर आए थे, इसीलिए ना, इसलिए नहीं रोका गया क्या? मेरा सवाल है और सवाल उठेंगे और हर भारतीय सवाल करेगा। ये तो भला हो, हमें थैंक यू कहना चाहिए कसाब को। आप लोग गाली देते, गाली मत दीजिए, थैंक यू कहना चाहिए कसाब को। कसाब यदि पकड़ा नहीं गया होता बॉस, तो आज मैं भी आतंकवादी होता यहां बैठा हुआ, और आप वहां देखने वाले भी आतंकवादी होते, सारे हिंदू आतंकवादी होते। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सफल करने के लिए लोगों को मरवा दिया गया। जब आपको यह मालूम था कि यह होगा, इंटेलिजेंस इनपुट थे, तब आपने उस पर एक्ट क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए नहीं किया ना, मरते लोग मर जाने तो आपका कोई सगा नहीं मर रहा था, सरकार में बैठे लोगों का सगा नहीं मर रहा था, इसके लिए आपने किया ना। आपको इस बात से और चिढ़ हो गई कि आखिर 26/11 कैसे हो गया? इससे पहले ही जब इनपुट उसने दे दी, आपने कर्नल पुरोहित को अरेस्ट कर लिया। ऐसा ना हो कहीं मीडिया में चला जाए कि 26/11 होने वाला है, ऐसा ही है क्या? और कर्नल पुरोहित आतंकवादी है, मैं खुद कहता हूं। अभिनव भारत आतंकवादी था, मैं खुद कहता हूं। अब अगर अभिनव भारत आतंकवादी था, कर्नल पुरोहित आतंकवादी था, तो सर आतंकवादियों को तो आपने 28 अक्टूबर को ही पकड़ लिया था। 26/11 के बाद लगातार 1 साल तक बम धमाके कैसे होते रहे पूरे देश में? वो किसने किए? क्योंकि करने वाले तो जेल चले गए। फिर आपने कैसे, कौन था वो करने वाला? ये इस बात का एक और सबूत है कि आपने बेगुनाहों को, भारत की जो आंख नाक कान थे, जो एजेंट्स थे, आपने उनको अंदर डाल दिया और आपने आतंकवादियों को खुला छोड़ दिया, जाओ बेटा बम फोड़ो। ठीक वैसे ही जैसे समझौता ब्लास्ट एक्सप्रेस में आपने 2 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया, ठीक वैसे 2 पाकिस्तानियों को जैसे आपने छोड़ दिया। यह इस बात का सबूत है कि किस तरह से इस देश के अंदर एक जेम्स बॉन्ड के साथ लगातार गद्दारी की गई। अब मैं आपको ऐसा एक्सप्लोसिव डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूं जो शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे, और इसके बाद हो सकता है, इसके बाद तो पक्का मेरे को कोई ना कोई लपेट ही लेगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। बहरहाल मुझे कभी चिंता नहीं हुई, ना आगे होगी। देश के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ तेलगी स्कैम, स्टैम्प पेपर, नकली स्टैम्प पेपर। अबू करीम तेलगी जो नकली स्टैम्प पेपर बनाता था, जिसने नकली स्टैम्प पेपर बनाए। तो कर्नल पुरोहित का इससे क्या संबंध है? कर्नल पुरोहित का इससे बहुत बड़ा संबंध है साहब। कर्नल पुरोहित का इससे क्या संबंध है मैं आपको दिखाता हूं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आर्मी इंटेलिजेंस सदर्न कमांड लाइजनिंग यूनिट SLCU, आप उल्टा दिख रहा होगा, पढ़ नहीं पा रहे होंगे। ये वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है फेक करेंसी पर। कर्नल पुरोहित ने फेक करेंसी पर भी काम किया था, सरकार के कहने पर काम किया था, और फेक करेंसी के मॉड्यूल में अंदर अच्छी तरह घुस चुके थे कर्नल पुरोहित, और कर्नल पुरोहित ने पूरी फाइंडिंग्स इन 4 पेजेस में दी है। 1 2 3 4 ये 4 पेजेस है जिसके अंदर कर्नल पुरोहित ने इसका पूरा भांडाफोड़ किया है। ये फेक करेंसी रैकेट कौन चला रहा था, कैसे चल रहा था, कहां चल रहा था, कर्नल पुरोहित ने इसकी एक एक जानकारी दी है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में ये फेक रैकेट चल रहा था। भिवंडी, मालेगांव, सोलापुर, वसई, जलगांव, वलसाड़, सूरत और बीजापुर, कर्नाटक, यहां चल रहा था। कर्नल पुरोहित पर चार्ज है कि आप मालेगांव गए थे। कर्नल पुरोहित कब मना कर रहे हैं साहब? ये तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दे रहे हैं, जो सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है सर। कह तो रहा है वो आदमी, मैं मालेगांव गया था। कब मना कर रहा है? ये लिख तो रहा है मालेगांव। कैसे उसको मालूम चल गया? आगे भी लिख रहा है, अंदर लिख रहा है सर। वो तो खुद कह रहा है ना मैं मालेगांव गया, आपके कहने पर गया, सरकार ने भेजा तो मैं चला गया मालेगांव। खुद कह तो रहा है, एक्सेप्ट तो कर रहा है। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आपको बताया ना, अपना मूवमेंट तो बता रहा है ना कि मैं मालेगांव गया, फेक करेंसी रैकेट मेरे को पूरा भंडाफोड़ करना है, इसके लिए मैं गया, आपके कहने पर गया, आतंकवादी बनकर गया, मुसलमान बनकर गया मैं वहां पर, फेक करेंसी रैकेट चलाने वालों के बीच में। कह तो रहा है वो, कब मना कर रहा है? आप उसको घुमा क्यों रहे हैं? रेकी करने थोड़ी गया था। फेक करेंसी रैकेट की रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, ये आर्मी को दी गई है, आर्मी की रिपोर्ट है जिसने आर्मी को करी है। और किस तारीख में करी है? नवंबर 2007 में, 1 साल पहले सर, 1 साल पहले। आप कह रहे हो 1 साल पहले वो रेकी करने गया था, 1 साल पहले सर गया था। 1 साल पहले रिपोर्ट बन गई और रिपोर्ट सबमिट कर दी गई सरकार को, आर्मी को सबमिट कर दी गई। ये रिपोर्ट सबमिट हो चुकी। आप लोगों को सीधा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। अब शायद आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं लेटर कहां है। ये देख रहे हैं SCLU, ठीक है, देवलाली में इन्होंने ये दिया, नवंबर 2007। डेट देखिएगा, 2007, 2008 में अरेस्ट हुए थे। किस चीज की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है? फेक करेंसी। पढ़ने में आ रहा होगा शायद आपको। इस फेक करेंसी की रिपोर्ट में यहां ये कह रहे हैं कि ये फेक करेंसी हाईली इफेक्टिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात। यहां ये हाईली इफेक्टिव, इसका काफी। और ये कहां है? भिवंडी, मालेगांव। जी हाँ, वही मालेगांव जिसके की बम धमाके का इनको आरोपी बनाया गया। ये कहा गया कि 1 साल पहले आप इसमें यहां मालेगांव गए थे रेकी करने। ये रेकी करने नहीं गए थे सर, मालेगांव रेकी करने नहीं गए थे, मालेगांव फेक करेंसी रैकेट का पर्दाफाश करने गए थे, जो उन्होंने कर भी दिया। सोलापुर, वसई, जलगांव, ये सारी जगह हैं। इसके बाद ये लिखते हैं
कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, पूरी डिटेल रिपोर्ट है कि मोडस ऑपरेंडी आखिर था क्या, किस तरह से ये लोग काम करते थे। अब शायद आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। यस, अब देखिए, ओन सोर्सेज वर इंट्रोड्यूस टू दिस मॉड्यूल्स। ओन सोर्सेज यानी इनके खुद के सेना के सोर्सेज वर इंट्रोड्यूस, उनको वहां जो मॉड्यूल से जो चलाते थे फेक करेंसी रैकेट, उनसे मिलवाया गया। लोकल पॉलिटिकल वर्कर्स एट भिवंडी एंड कल्याण, किन से मिलवाया गया? लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, जी हां, लोकल पॉलिटिकल यानी लोकल नेताओं से मिलवाया गया। अ हैंडसम सैलरी विद शेयर इन प्रॉफिट वाज एश्योर्ड फॉर एक्टिंग एज एजेंट, यानी यदि आप नकली रैकेट, नकली नोट बेचते हैं तो इसमें आपको तनख्वाह मिलेगी बाकायदा, और इसके अलावा प्रॉफिट में बाकायदा शेयर मिलेगा, बाकायदा शेयर मिलेगा। साफ लिखा ऑन एग्रीमेंट ऑन द सेम ओन सोर्सेज वर टेकन टू इगतपुरी, वाडा इन डिस्ट्रिक्ट नासिक एंड थाने रेस्पेक्टिवली। ये 3 जगह ये गए, और ये यहां पर नीचे ये देखिए, मेजर ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल टास्क फोर्स, यहां ये साइन कर रहे हैं कर्नल पुरोहित। ठीक है साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की ये साइन है। पेज नंबर 2 पर हम आते हैं, और पेज नंबर 2 पर हम ये आए, और पेज नंबर 2 को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखाई दे सके कि आखिर हुआ क्या था। यहां ये बोल रहे हैं मोडस ऑपरेंडी इज एज फॉलोज, द रैकेट इज वाइडली पॉपुलर इन बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिकल सर्कल, इन एडिशन इज वेल नोन टू द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी एट लोअर लेवल। यानी पुलिस को यह मालूम था कि ये रैकेट चल रहा है ये रैकेट चल रहा है, नकली नोटों का रैकेट चल रहा है। ये पुलिस को मालूम था, पॉलिटिकल लोगों को मालूम था, बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज को भी मालूम था। अब इसके बाद में आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पे, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैसे बनाते थे इसको। ये बोलते थे डार्क ब्लैक और क्रीमी ब्लैक, ये 2 नोट बनाने की, इनके नोटों की 2 श्रेणी थी, जिसको ये डार्क ब्लैक और क्रीमी ब्लैक बोलकर इसको वो करते थे। अब जो डॉक्यूमेंट आ रहा है इसको जरा ध्यान से देखेगा भैया, बिकॉज दिस इज स्कूप ऑफ द डेकेड। यस, इट इज स्कूप ऑफ द डेकेड, आई विल कॉल इट स्कूप ऑफ द डेकेड। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा जो होगा अब ये होगा। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, इसी डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 3, ये पूरा आपको रंगा हुआ दिख रहा है। ये पेज नंबर 3 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पिछली सरकारों के नेताओं के नाम बाकायदा उजागर कर रहा है। इसमें अब नाम आएंगे, और जो नाम मैं अभी आपको दिखाता हूं, सामने आपको मेरे स्क्रीन पर नाम दिखेंगे, आशा करता हूं बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे। ओन सोर्सेज हैव फंक्शनड विद 2 सच मॉड्यूल्स ऑन एटलीस्ट 3 ओकेजन। इनके खुद के जो एजेंट्स थे, जो खुफिया तंत्र थे, जो इनके जासूस थे, 3 बार इन्होंने इनके साथ डील किया, नोटों, नकली नोटों में डील किया। ऑन गेटिंग क्लोज टू दीज ग्रुप्स, जीपीएस मींस ग्रुप्स, जब ये ग्रुप्स के करीब हो गए, इट वाज रिवील्ड दैट द एंटायर बिजनेस इज मास्टरमाइंड बाय अबू आजमी, एमएलए ऑफ समाजवादी पार्टी मुंबई। यानी जब इन ग्रुप्स के साथ में इनका अच्छी तरह से ये कुल मिल गए, तब इस ग्रुप ने ये बताया कि इस पूरे नकली नोटों के रैकेट को चलाने वाला एक एमएलए है, अबू आजमी, जो एमएलए है समाजवादी पार्टी का उस समय का। 2007 की ये रिपोर्ट है, ये खुफिया रिपोर्ट है, ये सरकारी कागज है, ये मेरे हाथ में जो कागज है। ये हालत है साहब, जब नेता एक्सपोज होने लगे, जब सिमी एक्सपोज होने लगा, और जब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी नहीं चली, तब कर्नल पुरोहित को आतंकवादियों से भी बदतर सलूक देते हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये देश की स्थिति है, इस तरह से देश चलाया जा रहा था। आगे चलते हैं थोड़ा, अभी और भी बहुत कुछ है। द केमिकल यूज्ड इन प्रोसेसिंग of these note is procured from Indian Security Press, नासिक। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जहां नोट छपते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक जहां नोट छपते हैं, वहां से बकायदा इंक निकालकर बाहर बेची जा रही थी, बाहर भेजी जा रही थी नकली नोट बनाने के लिए। कुछ दिन पहले संसद में एक सवाल उठा था, विपक्ष ने एक सवाल उठाया था कि डबल करेंसी चल रही है। वो डबल करेंसी का तो फॉइल हो गया कि वो डबल करेंसी नहीं चल रही। मेरा सर एक सवाल है, आखिर आपको ये आइडिया आया कैसे कि डबल करेंसी चल रही है, डुअल करेंसी चल रही है? तो क्या ये डुअल करेंसी पहले से चल रही थी? क्या आपको इसकी नॉलेज थी? क्योंकि अब तो पॉलिटिकल लोगों के नाम आ गए ना इसमें। 2007 में पॉलिटिकल एक एमएलए बाकायदा शामिल था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुफिया रिपोर्ट करी सरकार की। तो जब वो शामिल था तो क्या आपको मालूम था डबल करेंसी नोट चलती है? तो ये इंक वगैरह क्या जानबूझकर सप्लाई करवाई जा रही थी? क्या ऊपर से प्रेशर था इसके लिए भी कि इंक सप्लाई कर दो, इंक नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसी हो जाएगा? हो सकता है आपने धमकी दी हो। तो क्या ये उस इंक निकल रही थी और नोट छप रहे थे, उसी नंबर के 2-2 4-4 नोट छप रहे थे क्या उस समय? आपको आज कैसे आभास हो जाता है कि मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी ऐसा किया होगा, तभी तो आपको मालूम है। वापस आते हैं, अभी बहुत कुछ है, फेक करेंसी में भी बहुत कुछ है। अब इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा जा रहा है वो भी देख लीजिए।
असेसमेंट जो इन्होंने किया, वो असेसमेंट क्या बोलता है? असेसमेंट कहता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप POL, top political leaders, police officials, and prominent government officials is said in the said racket cannot be ruled out in this case. उससे भी बड़ा खुलासा, अब तक के सारे बड़े खुलासे. This scam may be an extension of the notorious तेलगी fake stamp paper scam. यहां कर्नल पुरोहित ने सरकार की चूल्हे हिला दी, सरकार की बैंड बजा दी, और जो इनके पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल थे उनका भांडा फोड़ कर दिया. जहां ये बोल रहे हैं दिस स्कैम मे बी एन एक्सटेंशन ऑफ नोटोरियस तेलगी फेक स्टैम्प पेपर स्कैम. तेलगी फेक स्टैम्प पेपर स्कैम का ही एक्सटेंशन था ये नकली नोट का पूरा रैकेट, जिसका भांडा फोड़ इन्होंने कर दिया, जिससे नेता कमाई कर रहे थे, जिससे नेताओं की कमाई इफेक्ट हो गई, जिससे जो लोग बैठे हुए हैं उनको प्रॉब्लम हो गई, उनके पेट कट गए. आगे चलते हैं, अब जरा इस पर आते हैं. प्रिंटिंग टेक्निक्स आर स्मगल्ड आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रेस बाय सबवर्जन अलोंग विद द प्रिंटिंग इक्विपमेंट. प्रिंटिंग प्रेस जहां नोट छपते हैं वहां से बाकायदा प्रिंट की डाई, प्रिंट के सारे जितने भी इंक्स हैं वो बाहर भेजी गई, बाहर दिए गए, ताकि नकली नोट छापे जा सकें और आतंकवाद इससे पनप सके. कहीं ना कहीं ये भी शायद इनका वो होगा. Also the possibility of providing such special machine by an nation, n means enemy nation, to the radical fundamentalist organization in India cannot be ruled out. यहां यह भी माना जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान, एनिमी नेशन हमारा पाकिस्तान ही है, कि पाकिस्तान और चाइना सॉरी इस प्रिंटिंग टेक्निक को इनको दे सकते हैं, मशीनें भी इन्होंने मुहैया कराई है. अब आते हैं कि आखिर ये जो रैकेट चल रहा था इसका रेट क्या था. द एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी 1 लाख जेन्युइन करेंसी फॉर 3 लाख ऑफ फेक करेंसी. यानी आप 1 लाख रुपए, असली 1 लाख रुपए लेकर आइए और नकली 3 लाख रुपए लेकर जाइए. ये इसका एक्सचेंज रेट था, करेंसी रेट का. बिल्कुल डिट्टो ओरिजिनल नोट थे, कोई फर्क नहीं था नकली नोट जितने चल रहे थे, क्योंकि अब तो वो सरकारी इंक से ही छप रहे थे ना, तो उसमें फर्क कहां से आएगा. 1 लाख दीजिए, 3 लाख लीजिए, फायदे का सौदा था. नेता भी कमा रहे थे, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी 1 लाख आनी नहीं थी ना, कॉस्ट तो महज कुछ हजार आनी थी, उसमें लाख रुपए कमा रहे थे नेता लोग. जिसके भी ये सारे हैं जो लोग जुड़े हुए थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नेता होगा, कई और उसके पीछे नेता होंगे, लेकिन सरकार ने इसको कभी फाइंड आउट ही नहीं किया. सरकार ने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं करी कि हम इसको फाइंड आउट करें कि आखिर आगे इसमें कौन कौन और जुड़ा हुआ है. अब इसमें एक पॉइंट और देखते हैं, एक पॉइंट और है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है. मुझे बार बार आपको फ्रंट बैक करना पड़ रहा है बिकॉज यहां में दिखाने में थोड़ा मुश्किल आ रही. द मॉड्यूल्स, नंबर जी, पॉइंट नंबर, द मॉड्यूल्स आर ऑपरेटिंग फ्रीली एज द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आर इन हैंड इन ग्लोव्स ऑफ दीज मास्टर्स रनिंग द रैकेट. यहां यह बात बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रही है, एकदम स्पष्ट हो रही है सरकार की खुफिया रिपोर्ट में कि सरकार के नुमाइंदे खुद इसमें शामिल हैं. साफ लिखा हुआ है साहब, एमएलए के नाम है. यह माना जा रहा है कि ये जो लोग हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, जिनको पकड़ना चाहिए, वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है. वो तो खुद ही कर रहे हैं सर, उनको तो खुद को पैसा चाहिए, वो खुद से कर रहे हैं. और हर डॉक्यूमेंट के नीचे बाकायदा सील है, साइन है. ये सील और साइन देख लीजिए आप, ये बाकायदा सील और साइन है. ये कोई मेरे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए नहीं है. किसी में ताकत है तो ये साबित कर दे. कई लोगों ने मुझसे सवाल उठाए थे, एक्सपर्ट पैनल ने बोला था कि आप जो भी बात कहेंगे उसका सबूत क्या है. मेरा एक एक्सपर्ट पैनल हमने एक बनाया इस बार, जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं उनके अलावा. शायद उस एक्सपर्ट पैनल को भी मालूम चल गया होगा कि जो मैं बात कर रहा था आपसे उसका एक एक सबूत मेरे पास में है. शायद उस एक्सपर्ट पैनल को अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर भी जमा हो चुके हैं. आखिर माफी चाहूंगा, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला खराब हो गया, बिकॉज मुझे चिल्लाने की इतनी आदत नहीं है. पर क्या करें, जब ऐसा दिखता है तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है कि आखिर एक देश के एक जेम्स बॉन्ड के साथ इस तरह का रवैया क्यों किया गया. ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल को आतंकवादियों से भी बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था, उसको चीर फाड़ दिया गया, और उसके बाद आपने उसको मेडिकल असिस्टेंस देने से मना कर दिया. कोर्ट में जाते हैं तब जाके मेडिकल असिस्टेंस मिलती है. ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि 2007 से जब वो आदमी लगातार एक्सपोज कर रहा था, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी है मेरे पास लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की, और लगातार उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ये बात बार बार आ रही है, ही इज अ पैट्रियट, हिज इंटीग्रिटी इज बियॉन्ड डाउट. वो एक राष्ट्रवादी है, उस पर किसी भी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता. ये साफ आ रहा है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में, बार बार आ रहा है. इसके अलावा कर्नल पुरोहित पर जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, जब सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, 60 लोग कर्नल पुरोहित के खिलाफ गवाही देने के लिए आए थे. 59 सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स ने
कर्नल पुरोहित के फेवर में बयान दिए थे, कर्नल पुरोहित को पाक साफ बताया था, यह बताया था कि हमें कर्नल पुरोहित के सारे मूवमेंट्स मालूम थे, सरकार को कर्नल पुरोहित के सारे मूवमेंट्स मालूम थे। सिर्फ एक आदमी ने पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसने कर्नल पुरोहित के अगेंस्ट में बयान दी, और वो थे कर्नल श्रीवास्तव। पता नहीं कौन सी भैंस खोल ली थी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कर्नल श्रीवास्तव की, वो उसके दुश्मन हो बैठे थे। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने यह माना कि कर्नल श्रीवास्तव ने फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए। कर्नल श्रीवास्तव ने जब फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन्हें निकालकर बाहर क्यों नहीं फेंक दिया गया? इससे भी बड़ी बात बताता हूं, जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही थी तो कर्नल पुरोहित ने बोला कि मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कर्नल श्रीवास्तव को बतौर गवाह मुझे वो कटघरे में चाहिए, मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने यह कहकर खारिज कर दिया उनका यह पक्ष कि वो आपसे सीनियर है, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। इतने सब अत्याचारों के बावजूद भी पेपर चीख चीख कर कह रहे थे, पेपर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कर्नल पुरोहित, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित बेगुनाह है, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित नेशनलिस्ट है, नेशनल कर्नल श्रीकांत पुरोहित एक राष्ट्रवादी है, वो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर घूम रहा है, नेशनलिस्ट है, किसी भी समय मर सकता है, आतंकवादियों के बीच में आतंकवादी बनकर घुसकर वो देश के लिए मदद कर रहा है, बार बार एक्सपोज कर रहा है। लेकिन उस एक्सपोज से प्रॉब्लम हो रही थी ना साहब, उन एक्सपोजेस से, कर्नल पुरोहित के एक्सपोजेस से नकली नोटों का भांडा फोड़ हो गया, पूरा सिस्टम बंद करना पड़ गया, हमारे धंधा हमारा मारा गया ना। तो ऐसे कर्नल को तो यही करना चाहिए जो किया। क्या गलत किया? जिस कर्नल पुरोहित की वजह से हमारा वोट बैंक इफेक्ट होने लगा, जब सिमी बैन हमको करना पड़ा, उस कर्नल पुरोहित के साथ यही किया जाएगा जो किया गया। जिस कर्नल पुरोहित की वजह से एक हिंदू आतंकवाद, भगवा टेरर की थ्योरी रिस्क में आ गई, उसने पहले ही बता दिया ये लोग आने वाले, आप इनको रोक लीजिए, उसको उठाकर अंदर डाल दिया, बोले यार ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये स्थिति है, उसको अंदर डाल दिया आपने, उसके बाद में बम धमाके होते हैं, तिलक लगा के कलावा बांध के आते हैं। क्या साहब गजब के हिंदू आतंकवादी हैं, जितने लोग ये कलावा बांधते हैं सब आतंकवादी, मैं तो कहता हूं। अब ठीक है साहब, अब खुश हैं, आज आपका भांडाफोड़ हो चुका देश के सामने। मैं ये भांडाफोड़ आज से 1 साल पहले भी हल्की फुल्की भाषा में अपनी फेसबुक पोस्ट पर कर चुका हूं, 1-1.5 साल पहले। इतनी बुरी तरह से नहीं किया था, उसका कारण था, मुझे मालूम था यदि मैं भांडाफोड़ पूरी ताकत के साथ कर दूंगा तो हो सकता है कर्नल पुरोहित पर इसका उल्टा इफेक्ट हो जाए, हो सकता है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जान पर बनाए, हो सकता है कर्नल पुरोहित को जेल के अंदर ही मार दिया जाए, ये कहकर कि वो किसी क्रिमिनल से उलझ गया और उसने उसका गला दबा दिया। ये बहुत आसान है साहब, होता है, और ये कभी सामने नहीं आता। उसके बाद ये सच सामने नहीं आता। मैं इंतजार कर रहा था कर्नल पुरोहित की जमानत का। जमानत के बाद मैं आप लोगों की तरह मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाली फेसबुक के ऊपर कि कर्नल पुरोहित की जमानत होगी, वाह वाह, क्योंकि मुझे मालूम था यदि मैं ऐसा करूंगा, यदि मैं इसको डाउन प्ले नहीं करूंगा, यदि मैं इसको दबाऊंगा नहीं, तो जेल में बाहर आने से पहले ही मीडिया इतना ट्रायल कर देगा, मीडिया इतना प्रेशर बना देगा कि कर्नल पुरोहित की बेल कैंसिल हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको डाउन प्ले किया, मैंने पूरा इंतजार किया कर्नल पुरोहित रिहा हो जाए, रिहा होने के बाद सेफ हैंड्स में, जो उनकी माँ है, जो आर्मी उनकी माँ है, जो उसे वो अपनी फैमिली मानते हैं, उस फैमिली में पहुंच जाए। उस फैमिली में पहुंचने के बाद आज जब वो सेफ है, आज कर्नल पुरोहित पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी सिक्योरिटी में आज वो है, आप उनसे बात तक नहीं कर सकते, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। आज सेना उनको इतनी सिक्योरिटी में रखे, क्यों रखे? अपनी गोदी में क्यों बैठाया सेना ने? सेना को मालूम है उनका जाबाज सिपाही है, सेना को मालूम है इस आदमी ने देश के लिए अपनी टांग तोड़वा ली, देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों के बीच में आतंकवादी बनकर घुसा ये आदमी, इसीलिए सेना उसके साथ है ना। आपको लगता है भारत की सेना किसी आतंकवादी को लेने के लिए अपनी जीप भेजेगी? आपको लगता है हजारों लोग सस्पेंड होते हैं, किसी का सस्पेंशन 1 दिन के अंदर रिवोक होकर उसे वापस आर्मी इंटेलिजेंस में भेज दिया जाएगा? आज कर्नल पुरोहित वापस उसी यूनिट में जिस यूनिट में वो थे। और अब सरकार बदल गई, पिछली सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, इस सरकार से हम ये नहीं कह रहे आप हमारा फेवर करो, हमारा नहीं, आप किसी का फेवर मत करो, आप न्याय दो, आप वो न्याय दो जो न्याय मिलना चाहिए। ये इस तरह से देश चलेगा क्या? ऐसी होगा क्या? एक भारत के जासूस को आप इस तरह से डबल क्रॉस करेंगे? एक नहीं साहब, आपने तो 17 को कर दिया। सुधीर चतुर्वेदी, आपने उसको फंसा दिया, इसके साथ में सेना के 7 और लोगों को फंसा दिया, उनकी जमानत नहीं हुई, कई लोगों की, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, फिर उनके ऊपर आ जाएगा, वो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो पहले ही मैटर हाईलाइट हो गया, हम इसकी जमानत नहीं देंगे। सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स ये मुंह पर मारने लायक हैं सरकार के, जी हां मुंह पर मारने लायक है। मैं कहता हूं क्या कर रही थी सरकार 2014 से आने के बाद में? किस चीज का वेट हो रहा था? क्या ये डॉक्यूमेंट्स इससे पहले जजेस को देखे नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात को कहा है, बाकायदा अपने ऑर्डर में कहा है कि किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय को खुश करने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जा सकता। सर क्या मतलब मजाक बना रखा है? 9 साल आपने एक आदमी को अंदर डाल दिया सिर्फ इसलिए कि आप किसी को खुश करना चाहते थे। अब हमें भी खुश कर दीजिए, आप लोग जेल चले जाइए, फेक रैकेट में जिस जिनके नाम आ रहे हैं, जाइए जेल, जाइए, भर दीजिए इनको जेल में, हमको भी खुश होने का अधिकार है भाई। आप अकेले ही खुश होगे क्या? इस तरह से देश चलाया आपने 10 साल। कौन है जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के पीछे इतना पागल हो गया था? आपको एक समुदाय विशेष के लिए आप इतने पागल हो गए
कि 130 करोड़ की जनता के साथ आपने दोगलाई कर दी। मैंने आज आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक फोटो दिखाई थी, गणपति बप्पा मोरिया की फोटो दिखाई थी, एक व्यक्ति की, जो फिर से दिखा देता हूं, जो गणपति बप्पा की आरती कर रहा है। ये देखिए, ये फोटो देखिए, और ये ऊपर देखिए, शेख जफर शेख, मुसलमान, ये इस देश का मुसलमान है साहब। ये हिंदू को आतंकवादी कहने से खुश नहीं होता, ये तो हिंदू के त्यौहार मनाता है, साथ में हमारे साथ में मनाते हैं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों मुसलमान है। आप किसको खुश करने चले थे सर? सर आप मुसलमानों को खुश करने नहीं चले थे। इस देश का 20-25 करोड़ मुसलमान आपकी इन हरकतों से खुश नहीं होता। हाँ, वो 10-20 हजार आतंकवादी मानसिकता वाले शायद जरूर खुश हो जाते होंगे आपसे, जिनके खिलाफ में 60-60 वारंट पड़े, आप उनको नहीं पकड़ पा रहे। 60-60 वारंट वालों को आप नहीं पकड़ पा रहे, उनके खिलाफ आपको कुछ करने की हिम्मत नहीं है। अब सवाल उठता है, मेरे एक्सपर्ट पैनल ने कुछ सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा यदि ऐसा हो रहा था तो संघ क्या कर रहा था, आरएसएस क्या कर रहा था? बिल्कुल साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा था, मेरे एक्सपर्ट पैनल को मैं सलाम करता हूं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा दिया। आरएसएस ये कर रहा था साहब कि इनकी तो मंशा ही यही थी, इनकी तमन्ना ही यही थी, कैसे ना कैसे ये इनके इन प्रकार आरएसएस इस में डिफेंड करने आ जाए, और इसीलिए इन्होंने बाकायदा आरएसएस के एक लीडर, बीजेपी के एक लीडर का नाम इसमें फंसा दिया, इंद्रेश कुमार, राज्यसभा एमपी और आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के देखरेख करता धरता। अब उनका नाम क्यों फंसाया गया? हिंदू आतंकवाद की थ्योरी तो एक अलग थी, इनका नाम क्यों फंसाया? इनका नाम इसलिए फंसाया गया क्योंकि मुस्लिम से इन्होंने अच्छी पैठ बना ली। पहले इन्हें लग रहा था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं चलेगा, लेकिन चल गया और मुस्लिम से इसमें जुड़ने लगे, मुसलमान जुड़ने लगे। जब इन्हें लगा कि ये तो आफत हो गई, अब कैसे करें, तो इसका करता धरता कौन है? इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार को फंसा दो और इसको जेल में सड़ा दो, ये इनकी थ्योरी थी। और मैं एक बात बताऊं, आरएसएस कभी भी आरएसएस का कोई भी व्यक्ति कानून से हटकर बात नहीं करता, वो कभी नहीं कहते कानून तोड़ो। तो जब कानूनी रूप से इनकी अरेस्ट हुई तो आरएसएस ने दूरी नहीं बनाई, आरएसएस ने कानून में विश्वास जताया, और कानून में विश्वास जताने का नतीजा यह है कि 9 साल की देरी हुई, बेगुनाह लोग 9-9 साल पड़े रहे जेल में, लेकिन अब धीरे धीरे सब छूट रहे हैं। और धीरे धीरे छूट कर ये सब जब बाहर आ रहे हैं तो सारी सच्चाई भी बाहर आ रही है। आज ये लोग जो बाहर हैं, किसी ने बोला किसकी वजह से बाहर है, मैंने कहा आरएसएस की वजह से। एक्सपर्ट पैनल ने बोला ओहो, तो आप ये मानते हैं कि आरएसएस ने दबाव बनाया सरकार पर, अदालत पर दबाव बनाया? नहीं साहब, आरएसएस ने दबाव ना सरकार पर बनाया ना अदालत पर बनाया। आरएसएस अपनी ट्रेनिंग देती है, अपनी ट्रेनिंग इतनी अच्छी देती है कि वो आपको इतना सुदृढ़ कर देती है, संघ आपको इतना सुदृढ़ कर देता है कि आप जब कभी किसी मुसीबत में फंसे तो अपने दम पर, अपनी इच्छा शक्ति पर आप उस मुसीबत से बाहर आ सकें। इन लोगों को इतना मारा पीटा गया, सबको, किसी ने भी झूठ नहीं कबूला। हम और आप होते शायद हम कहते थे भैया कहां साइन करने बता दो यार, जान छोड़ो हमारी। लेकिन ये आरएसएस के सिद्धांत थे, आरएसएस की ट्रेनिंग थी। इनमें से एक भी आदमी झूठ को उसने कबूल नहीं किया और अंत तक मरते रहे, पिटते रहे। सब कुछ इनके अंदरूनी पार्ट इनकी बॉडी के खराब कर दिए गए, सब कुछ इनके साथ किया गया। इसके बावजूद ये डिगे नहीं। यही आरएसएस की ट्रेनिंग। जब मैं कहता हूं ये अगर आज बाहर है तो आरएसएस की वजह से, इसका मतलब ये है। पूरी स्टोरी आपने सुनी, सारा कुछ सुना, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे हैं सर डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। सॉरी सर, डॉक्यूमेंट्स कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा अपने लॉयर से कंसल्ट करूंगा, यदि संभव हुआ तो ऑनलाइन करूंगा, नहीं संभव हुआ तो नहीं करूंगा। बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आर्मी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भारतीय सेना के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं इनको इस तरह से वायरल या लाइव नहीं कर सकता हूं। एक बार फिर आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप मेरा टॉक शो देख रहे हैं, यदि इस टॉक शो में आपको अच्छा लगता है तो मेहरबानी करके जस्टिस फॉर, जो भी कमेंट आप करें, जस्टिस फॉर पुरोहित हैशटैग उसमें यूज करें, हैशटैग यूज करें एक्सप्लोसिव एक्सपोज, हैशटैग यूज करें टॉक शो। ये मेरा टॉक शो है और आप देख रहे हैं, और लगातार मैंने इसमें एक्सपोज किया। इससे पहले भी जब मैं पहली बार लाइव आया था तब मैंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पर, जो 2 आतंकवादी समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के जो मुख्य आरोपी थे जिनको सरकार ने छोड़ दिया, उन पर मैंने वो लाइव किया था। वो मेरा पहला लाइव था, आप उसको देख सकते हैं। उसी कड़ी में दूसरा लाइव है। आज का लाइव का शीर्षक तो होना चाहिए था आतंकवादी संघ। जिस प्रकार से संघ को आतंकवादी बनाने पर तुल गए थे, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने पर तुल गए थे, आज इस बात का एक्सपोज मैंने आपके सामने किया है। आप लोग स्पेस मत दीजिए। हैशटैग जब यूज करते हैं उसमें स्पेस नहीं दी जाती, हैशटैग सीधा होता है और वो बोल्ड अक्षरों में आ जाएगा। जस्टिस फॉर पुरोहित जब आप लिखते हैं तो FOR फॉर नहीं, 4 यूज कीजिए, और जस्टिस फॉर कोई स्पेस नहीं देना, बिना स्पेस के चलेगा। हाँ, अंकिता भदौरिया जी ने बिल्कुल सही हैशटैग यूज किया है। आप सबने मेरा लाइव शो देखा, मैंने आप सबसे बातचीत, मैंने पहले ही बताया लाइव का मतलब ही नहीं होता मैं अपनी बात कहूं, मैं आपकी बात सुनूं। अब आप सबके सवाल लेने के लिए तैयार हूं। एक्सपर्ट्स पैनल के भी सवाल मेरे पास खत्म हो चुके हैं। आप सब अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। जो आपको इसमें लगता है कहां गलती है, जो इस बात को, मेरी बात को झुटला सकता है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आप प्लीज आइए और मेरी इस बात को झुटलाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अब तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है।
राजेश शर्मा जी, मेरे साथ मत होइए, सिर्फ कर्नल पुरोहित के साथ होइए, इस देश के साथ होइए, इस देश के जाबाज सिपाही के साथ होइए, इस देश के जेम्स बॉन्ड के साथ रहिए। ये लोग वो लोग हैं जो गद्दारी करने से नहीं चूक रहे। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें देश के साथ गद्दारी करने में शर्म नहीं आई। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का खाया और इस देश की थाली में ही छेद कर दिया, नकली नोट चलाए। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का जितना बुरा हो सकता था वो किया। मुझे किसी पार्टी, किसी आदमी से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत इस सिस्टम से है। सेना को पता था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में वो बरी हो गया। माय लॉर्ड, आप क्या कर रहे थे? आपको भी तो दिखे होंगे ना। ये पेपर आज मेरे पास में है, 1.5 साल से मेरे पास में है सर, उससे भी पहले से हो सकते हैं। आपके पास तो मेरे से भी पहले होंगे। आपने क्या किया सर? आपने इसको क्यों नहीं देखा? आपने मेरिट डिसाइड नहीं करी क्या केस की? क्या इस पर एक एसआईटी नहीं बननी चाहिए? इनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए क्या? माय लॉर्ड, आप मेरे लॉर्ड हैं, मैंने मान लिया, मैं तो मानता हूं सर। आप तो मेरे को भी सजा दे देते हैं, फर्जी केस में मेरे को भी इंप्लीकेट कर देते हैं। बट माय लॉर्ड, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, सर प्लीज मेरिट तो देख लीजिए। सर प्लीज मेरिट देखिए। ऐसा ना हो मेरे जैसा आदमी इसके बाद दोबारा से लाइव आए, आपके केस लेकर ना आए। मुझे चिंता नहीं है मेरे ऊपर क्या केस करेंगे, मुझे मालूम है आप ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत ताकत है, आप मुझे जेल में सड़ा देंगे मेरी बाकी बची हुई जिंदगी। कर्नल पुरोहित के साथ कर दिया साहब आपने, 9 साल कर दिया। आप इसे न्याय बोलते हैं? आप खुद ही कहते हैं न्याय का मंदिर है। सर ये कैसा मंदिर है जिसमें भगवान सो रहा है? सर ये कौन सा भगवान है जो आंख बंद करके सो रहा है? घंटियां बजा रहे हैं हम, ये डॉक्यूमेंट्स की घंटियां बजा रहे हैं सर। आपको सुनाई नहीं दिया? सर मेरिट डिसाइड नहीं करी आपने? सर ये तो देश के जाबाज सिपाही के साथ किया आपने, जेम्स बॉन्ड के साथ कर दिया, भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ कर दिया सर, जिसको अशोक की लाट मिलती, भारत सरकार की लाल बत्ती मिलती थी, अब बंद हो गई। हम जैसी की क्या औकात है सर? हमको तो आप कहीं मरवा के गटर में फेंकवा देंगे सर। आज मैंने ये एक्सपोज कर दिया, हो सकता है कल आप मेरे को उठवा लें और मेरे को बदलवा दें, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। और जब तक मैं हूं मैं ये करता रहूंगा, इसको भी आप समझ लीजिए। यदि आप इस गलतफहमी में, मुगालते में कि कोई मुझे आके नोटिस दे देगा या आप मुझे जेल भेजा देंगे तो मैं बंद कर दूंगा, सर जेल में जाने के बाद ही बंद हो पाएगा। आई एम वेरी सॉरी। और वहां से भी मैं लिखता रहूंगा, जेल में लिखने की मनाही नहीं होती सर, मैं वहां से भी लिखता रहूंगा और मेरे लेख बाहर छपते रहेंगे। ये कर्नल पुरोहित बेचारा अपनी हैंडराइटिंग में लिख लिख के मर गया, 18 पेज लिखे सर। इन 18 पेज का क्या हुआ? 9 साल जो आदमी जेल में रहा उसका कौन हिसाब देगा? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट हैज इंटेंशन टू ब्रिंग इट इनटू एक्शन, डेफिनेटली सर। एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। आप लोगों के सवाल ले लेता हूं, बहुत देर से लाइव चल रहा है। पेशी चक जी कहते हैं, नितिन जी यू डन अ ट्रेमेंडस जॉब, हैट्स ऑफ टू यू, बट माय क्वेश्चन इज कैन वी टेक एन एक्शन ऑन ऑल गिल्टी इंक्लूडिंग अबू आजमी? यस सर, बिल्कुल। आई विल बी फाइलिंग अ पीआईएल ऑन दीज वेरी फैक्ट्स। इन फैक्ट्स के आधार पर ही मैं पीआईएल फाइल करूंगा। मैं पीआईएल फाइल करूंगा कि कर्नल श्रीवास्तव के ऊपर सेक्शन 467, 468 और 420 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें अरेस्ट करके 7-7 साल की जो सजा है वो उनको दी जानी चाहिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्होंने ये गलती करी है, उन्होंने खुद ने काट के किया और उनके साइन है। अदालत के लिए कुछ लोगों ने जो शब्द लिखे हैं वो मैं उनसे आशा करता हूं वो अपने या तो कमेंट डिलीट कर ले, एडिट कर ले। अदालत की अवमानना करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अदालत को गाली देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सर सिस्टम को सुधारना है। जो 5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ कितने केस पेंडिंग पड़े सर, उनको सुलटा लीजिए, वो भी सिस्टम सुलझ जाएगा। मेरे भी 2-4 केस है, मेरे भी निपट जाएंगे सर। इस तरह से एक बेगुनाह आदमी को यदि आप अंदर डालेंगे सर, तो सर कैसे विश्वास रहेगा मुझे कानून में? मैं आपसे पूछता हूं सर, हाथ जोड़कर पूछता हूं, क्या मुझे विश्वास हो जाएगा इस देश की न्याय व्यवस्था में? और इस शो को देखने के बाद कितने लोगों को विश्वास हो जाएगा सर? सर ये कौन सी बात है, ये लठ मार के आप हमसे मनवाओगे कि विश्वास करो? सर हाथ जोड़ के निवेदन है, आप काम अच्छा कीजिए, लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे, वरना विश्वास खत्म हो जाएगा सर। जुडिशरी पे वैसे भी बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, लोग बाहरी मैटर निपटा लेते हैं, चाहे जैसे भी निपटे। चलिए आगे चलता हूं। कुछ सवाल अगर आप लोग के तो आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। नेम्स हैव बीन एक्सपोज्ड व्हाई द कल्प्रिट्स रोमिंग फ्री। शैलेश लाल शेल्स जी का कहना है नेम्स हैव बीन एक्सपोज्ड व्हाई द कल्प्रिट्स आर, जब नाम आ चुके हैं तो ये लोग फ्री कैसे घूम रहे हैं? सर मैं क्या कर सकता हूं? सरकार को रिपोर्ट दी गई, सरकार ने एक्शन ही नहीं लिया, सरकार ने एफआईआर ही नहीं करी। करनी नहीं थी ना उनको करनी नहीं। उनका मुद्दा कुछ और था सर, आपका मुद्दा है ये, तो उनका मुद्दा थोड़ी है। उनका मुद्दा तो आपको फंसाना था। आप आतंकवादी हो, फालतू बात करते हो। हटिए शैलेश लाल जी, आप आतंकवादी हैं, आपसे कोई बात नहीं करनी है, ऐसा ही सरकार का कहना था उस समय। नितिन जी, रविंद्र दीक्षित जी कहते हैं, नितिन जी माय लॉर्ड तो उसी मानसिकता के बैठाए गए हैं, ऐसा न्यायमूर्ति नहीं होना जिनके सीनियर। बिल्कुल सही, ऐसा न्यायमूर्ति नहीं है। अंकल जज एक बहुत बड़ा एक्सपोज था। ये न्यायालय को, न्यायमूर्तियों को सोचना पड़ेगा कि जब अंकल जज जैसे एक्सपोज हो जाते हैं उसके बावजूद सारे रिश्तेदारी जज बनते हैं सर। आज भी
ये चीज़ है। क्या मुझे इस पर भी एक लाइव करना पड़ेगा क्या? फिर आप कहेंगे अदालत की अवमानना हो गई, इसको जेल में डाल दो। ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगा है। सर नेता नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा एफिलिएशन नहीं है, मैं प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संघ के बीच में बात आई थी, बता देता हूँ, संघ का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ सर मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है संघ से। कुछ कहते हैं जो लोग अदालत के लिए और जजेस के लिए लिख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके गलत शब्दों का उपयोग ना करें। हमारा कहीं भी गाली देने का उद्देश्य नहीं है, हमारा सिस्टम सुधारने का उद्देश्य है। सिस्टम सुधरे, गलत लोगों को सुधारना हो। पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी का एक सवाल आ रहा है, नितिन जी, हाउ कर्नल श्रीवास्तव टेकन हिम टू एटीएस विदाउट कंसेंट परमिशन ऑफ आर्मी एंड कर्नल पुरोहित वाज सेड ही वाज absconded एंड द सेम टाइम कर्नल श्रीवास्तव वाज सेम एंड ऑन ड्यूटी बट टोल्ड। बिल्कुल यही तो बात है। इनका कहना है कि जब कर्नल पुरोहित को गलत तरीके से अगवा कर लिया गया, कर्नल श्रीवास्तव के ऊपर चार्ज क्यों नहीं बना? कर्नल श्रीवास्तव ने ये बोल दिया हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, उनको बाकायदा भगोड़ा घोषित कर दिया गया और सेना पता ही नहीं था सेना वो किधर है, जबकि कर्नल श्रीवास्तव को ये बात अच्छी तरह से पता थी, भली भांति पता थी। कर्नल श्रीवास्तव ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बात मानी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सामने तो लाइए सर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की डायरी पूरी पेश कर दीजिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कर्नल श्रीवास्तव इसमें कल्प्रिट है, कर्नल श्रीवास्तव ने किसी ऊपर वाले के कहने पर यह किया है, वो कौन था और उसको किस सुपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, ये बात सामने आनी चाहिए। महेंद्र जादव जी लिखते हैं, डोंट वरी सर, हम साथ साथ हैं। सर कहां तक साथ हैं, जेल जाने में साथ रहेंगे क्या? विवेक मालरे जी कहते हैं आई एम विद यू इन पीएल, थैंक यू सर। विनय शर्मा जी कहते हैं कहाँ है वो श्रीवास्तव? सर मेरे ख्याल से आर्मी में ही है, जहां तक मुझे लास्ट जो इन्फॉर्मेशन थी 1 साल पीछे की। गो अहेड, थैंक यू ऋषिचक जी। भाई साहब षड्यंत्रकारियों को सजा कब मिलेगी, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? संतोष मोदी जी, सर अब तो आपने लाइव देख लिया, अब तो आपने लाइव सुन लिया। जब आपने लाइव देख लिया और लाइव सुन लिया तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप जाइए कोर्ट में पीआईएल फाइल कीजिए और न्याय मांगिए, कोई रोक नहीं रहा है सर। ईश्वर दत्त शर्मा जी कहते हैं यदि सेना के अनुशासन को जिंदा रखना है तो भारतीय सेना कर्नल आर.के. सक्सेना को तुरंत गिरफ्तार करे। ईश्वर दत्त शर्मा जी आपका कहना 100% सही है। यदि ये नहीं होता है, यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय सेना के छोटे से छोटे जवान का मनोबल न सिर्फ टूटेगा, उसका विश्वास अपने सीनियर से खत्म हो जाएगा और जब वो ऑर्डर देगा तब वो ऑर्डर को न सिर्फ लिखित में देगा बल्कि उसको वेरीफाई करने पहले कमांड ऑफिस जाएगा। यानी अब तो ऐसा हो जाएगा कि जब सामने दूसरे देश की, दुश्मन देश की सेना खड़ी है तब ये कहा जाएगा नहीं साहब पहले तो मैं ऑर्डर देखूं, मेरा ऑर्डर है कि नहीं है मुझे मार्च करने का, कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, आप मुझे फंसा दोगे। नीरज गोयल जी कहते हैं सबसे पहले श्रीवास्तव को सजा हो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, हम भी यही कहते हैं, मैंने इसीलिए आपको कहा। क्या आज राजवादी सरकार आदमी जैसे अन्य गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या मालूम सर, सरकार पे क्यों बैठे हम, कोर्ट चलते हैं ना, न्याय मांगते हैं, हो सकता है मिल जाए, किसको मालूम, हो सकता है ना मिले। हम सरकार के भरोसे क्यों बैठे रहते हैं? पिछली सरकार के भरोसे बैठे, अब इस सरकार के भरोसे बैठना चाहते हैं, बस सरकार के भरोसे ही बैठे रहेंगे सर, कुछ नहीं होगा, भूल जाइए, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। हम कोर्ट जाएंगे और अपना हक के लिए लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो इसके लिए एक आंदोलन भी करेंगे। जी हाँ, आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे। आपको बुरा लगता है माय लॉर्ड, बुरा लग जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें आपके अच्छे और बुरे से फर्क नहीं पड़ता सर, हमें न्याय से फर्क पड़ता है। जो राजा न्याय ना दे पाए वो राज करने लायक नहीं होता। और आप लोग न्यायमूर्ति की सीट पर बैठे, आप भगवान हैं, हम माय लॉर्ड कहते हैं आपको, न्याय का मंदिर है सर, थोड़ी कम से कम थोड़ी तो इज्जत रख लीजिए उसकी। सर मोदी सरकार की क्या भूमिका थी पुरोहित जी को रिहा कराने में? हर्षल जी, मोदी सरकार की इसमें संभवतः मुझे नहीं लगता कोई भूमिका थी या नहीं थी, ना उस पर कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार अभी मोदी सरकार है और इस सरकार में वो रिहा हुए हैं, तो डेफिनेटली शायद उन्होंने पेपर्स देखे होंगे, शायद उन्होंने ये पाया होगा कि ये नहीं है, शायद हो सकता है कुछ भूमिका रही हो। एक भूमिका बहुत अच्छी रही जो मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार की भूमिका से याद आ गया, सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, सरकार ने जजेस को नहीं बोला, जजेस को नहीं बोला कि आप इनको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बोला। सरकार ने ये जो आरटीआई जो 2012 में जिसको निकाल के फेंक दिया गया था, कर्नल पुरोहित को जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे कि आपके ऊपर क्या चार्जेस हैं, ये उन्हें नहीं बताया जा रहा था। मनोहर पारिकर जी ने जब रक्षा मंत्री बने, जब इनकी वाइफ उनसे मिली, तब उन्होंने आरटीआई को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उनको वो डॉक्यूमेंट्स भी दिए, वो डॉक्यूमेंट्स जो दे सकते थे, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सेना को देने के लिए आदेशित किया और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बदौलत आज कर्नल पुरोहित को जमानत मिली है। जी हाँ, अब ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें मोदी सरकार का कितना हाथ है, कितना नहीं है। सच्चे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ही ये निकलेंगे। योगेश सोलंकी जी कहते हैं भाई साहब अभी कर्नल श्रीवास्तव की कार्रवाई चल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं चल रही साहब, कोई कार्रवाई नहीं। कोलेजियम भारतीय लोकतंत्र के लिए बदनुमा धब्बा है। सर कोई कमेंट नहीं करूंगा, अदालत का बेटर है, आप जानते हैं मैंने वैसे ही अभी इतना कुछ कह दिया है, उठा के मुझे तो अंदर कर देंगे, क्यों मेरे से कहलवाना चाहते हैं कुछ भी। कोलेजियम सिस्टम गवर्नमेंट का और उनके बीच की लड़ाई है, वही लड़े, हम लोग एक नॉर्मल आदमी। राजेंद्र कटियार जी कहते हैं कीप इट अप, आई फील यू शुड लुक फॉर अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर दिस मूवमेंट। सर आप लोग मेरे साथ हैं, 4000 दोस्त हैं मेरे आज, 4000 प्लस, और कई लोग और भी देखते हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरी ताकत है, आप लोगों की ताकत की बदौलत ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ और इसीलिए मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं आज सबके सामने और लाइव आकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबको दिखा रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि आप सबकी ताकत मेरे साथ बनी रहेगी, आशीर्वाद बना रहेगा और मैं डेफिनेटली इसमें आगे भी बहुत कुछ करूँगा।
रविंद्र दीक्षित जी कहते हैं कोई अवमानना नहीं होगी क्योंकि हम तो कोर्ट के भीतर भी भेदभाव देखते हैं। सर क्या कहें, सिस्टम है तो गड़बड़, कोर्ट का मामला है, फिर से कमेंट नहीं करूंगा। मुझे डर लगता है सर, इस कोर्ट ने 9 साल एक राष्ट्रवादी को, एक नेशनलिस्ट को जो अपनी जान हथेली पर लेकर देश के लिए लड़ रहा था, उसको 9 साल अंदर सड़ा दिया। सर क्या विश्वास करूं मैं इसका, कैसे मान लूं कि मुझे ये लोग नहीं फंसाएंगे। इनका बस चलेगा ये मुझे फांसी पे टांग देंगे साहब इंडिया गेट पर। इनका बस चलेगा पत्थर मार मार के मारने की सजा सुना दे मेरे को, बस नहीं चलेगा बस, क्योंकि हमारे यहाँ कानून में ऐसा है नहीं। नीरज गोयल जी, मैंने आपको बताया कर्नल श्रीवास्तव कहाँ है ये मैं आपको नहीं बता सकता। एक ही सवाल को प्लीज दोबारा रिपीट ना करें। जो चीज मैं आपको बता सकता हूँ मैं बता दूंगा, जो मूवमेंट्स मैं नहीं बता सकता हूँ मैं नहीं बताऊंगा। अपनी पीआईएल में हेमंत करकरे को भी एक्सपोज करें। यस, हेमंत करकरे का बड़ा अच्छा नाम है। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हेमंत करकरे को किसने मारा? किसने मारा? कसाब ने मारा? ऐसा तो नहीं कि कहीं हेमंत करकरे को इन्होंने पूरी थ्योरी बता दी हो, और हेमंत करकरे ने क्योंकि एटीएस में थे और बाकायदा इसका इंटरोगेशन किया था लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का, तो कहीं हेमंत करकरे ब्लैकमेलिंग पोजीशन में तो नहीं आ गए थे सरकार को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में कि आप मेरे लिए ये करो या आप मुझे ये करो, मुझे ये बनाओ या मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं एक्सपोज कर दूंगा आपको। तो कहीं ये डर तो नहीं लग गया था उस समय की सरकार को कि अगर ये जिंदा रहेगा तो हमारे लिए खतरा बना रहेगा, तो इसको एलिमिनेट तो नहीं कर दिया गया था? क्योंकि सरकार के एक नेता ने उस समय कहा था कि उनकी हेमंत करकरे से लगातार बातचीत होती है। एक बात तो साफ हो गई, हेमंत करकरे उस पार्टी विशेष से, उस नेता विशेष से कॉन्टैक्ट में था। वही नेता विशेष ने हेमंत करकरे को मरवा के या उनकी पार्टी में, मेरा सवाल है, ऐसा मैं ये कह नहीं रहा हूं करा है, ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने मरवा दिया और उसके बाद वही जाके 26/11 आरएसएस की एक साजिश किताब का लोकार्पण कर देते हैं, क्योंकि अब सबूत तो खत्म हो गए ना, जो निकल के आके कहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा था। ऐसा भी हो सकता है। ईश्वर दत्त शर्मा जी थैंक यू, जय हिंद कह रहे हैं। अतीव आनंद जी, क्या कर्नल पुरोहित की एसीआर लीक करना कोई अपराध है? बिल्कुल सर, कर्नल पुरोहित की एसीआर लीक करना एज पर रूल बिल्कुल आर्मी कंडक्ट रूल्स के तहत अपराध है। लेकिन एसीआर की क्योंकि पीआईएल में कॉपी दी गई है, उनकी वाइफ को कॉपी मिली है और ये सिर्फ अदालत के इस्तेमाल के लिए मिली गई है। एसीआर की कॉपी मेरे पास में है, एसीआर की कॉपी मेरे पास में है, सभी कुछ है, लेकिन मैं आपके सामने उसको साझा नहीं कर सकता। मनीष शुक्ला जी कहते हैं मीडिया का क्या रोल था? सर एक थोड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल करूंगा, आपके घर पे नाचने गाने वाले आते हैं, उनका क्या रोल होता है सर? ताली बजाना और मजे लेना। मीडिया का भी वही रोल है, उसे तो टीआरपी चाहिए सर, कुछ भी कर लीजिए। जिस कर्नल पुरोहित को कल तक गाली दे रहे थे उस कर्नल पुरोहित की रिहाई की भी लाइव दिखाना शुरू हो गए अचानक से, क्योंकि टीआरपी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, देश की जनता को समझ में आ रहा है। जब कर्नल पुरोहित फेक करेंसी सिमी अभिनव भारत तथा अन्य विषय पर उनके इनपुट ऑन रिकॉर्ड थे, तो फिर दिल्ली मुख्यालय से मुंबई ले जाने का षड्यंत्र से कर्नल श्रीवास्तव द्वारा सेना के ऑर्डर के साथ की गई छेड़छाड़ का रिकॉर्ड है। फिर जिस पुरोहित को सम्मान ले रहा सेना श्रीवास्तव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है। विजय सिंह जी का सवाल है क्या सेना कोई कार्रवाई करेगी? सर सेना क्या कार्रवाई करेगी क्या नहीं करेगी ये सेना को सोचना है, हमको तो सिर्फ ये सोचना है कि हम इनको एक्सपोज किस तरह करें, एक आम जनता को ये बात कैसे मालूम चले। कर्नल पुरोहित को फंसाने वाले सभी लोग दोषी, जब सजा मिलेगी तो वह न्याय होगा, अन्य दोषियों उदाहरण बनेगा भविष्य में। डॉक्टर जितेंद्र दुबे जी कहते हैं कि सबको सजा होनी चाहिए ताकि ये एक एग्जाम्पलरी स्टेटमेंट बने, एक लेसन बने, बाकी सबके लिए सबक मिले और आगे से कोई ऐसा ना करे। बिल्कुल सर, मैं आपके 100% आपके साथ हूँ, सहमत हूँ आपकी बात से। हो सकता है कर्नल श्रीवास्तव के ऊपर भी किसी राष्ट्रद्रोही का हाथ हो जो एक्सपोज करने की जरूरत है। तरुण दुबे जी बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, कर्नल श्रीवास्तव की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो कर्नल होते हुए इतनी बड़ी हिमाकत कर जाए। इनके पीछे बहुत बड़े लोग हैं जिन्हें एक्सपोज होना बाकी है। सोशल मीडिया का अगला लक्ष्य न्यायपालिका और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुधार करने का बाध्य होना चाहिए। शरद सिंह जी का काशी वाले, सर बिल्कुल ये बीड़ा आप उठाइए, मैं आपको इसके लिए आमंत्रित करता हूं। जब भी आप ये बीड़ा उठाएंगे, जब भी कोई भी व्यक्ति और लाइव करता है, मैं उसको शेयर करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जस्टिस पुरोहित का हश्र देखकर कौन भारत के लिए जासूसी करेगा, जबकि पाकिस्तान से आकर न केवल जासूसी करते हैं बल्कि खुद को उड़ा देते हैं। परमानंद परवानी जी, बिल्कुल सर मेरा भी यही कहना है, बार बार मुझे इसी बात की चिंता है कि यदि ये सिस्टम है तो कोई भी व्यक्ति देश के लिए जासूसी नहीं करेगा। मेरे जैसा आदमी देश के लिए अपनी जान क्यों लगाएगा? अगर मुझे जेल में ही सड़ना है तो मैं भी चुपचाप दो दाल रोटी की जुगाड़ करूंगा और चुपचाप अपना काम करूंगा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। अभी तक आर्मी से क्यों नहीं निकाला गया? गोयल साहब आर्मी से पूछिए ना प्लीज, मैं कैसे कह सकता हूँ सर, ये आर्मी का मैटर है, मैं इसमें कैसे कह सकता हूँ? हाउ कैन आई कमेंट? इट इज देयर प्रीव्यू। नहीं निकाला गया उसके लिए हम आर्मी से नहीं पूछे क्यों नहीं निकाला गया, हम पीआईएल फाइल करें ना सर। आर्मी से तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जब एफआईआर होगी तो 467, 468, 420 धाराएं बता रहा हूँ ना सर, पूछिए वकील से। हम सब मिलकर पीआईएल करते हैं, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। नीतीश उपाध्याय एडवोकेट कहते हैं हम आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इसी प्यार की वजह से, आप लोगों के इसी मेरे साथ रहने की वजह से मेरे आज अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इतना बड़ा एक्सपोज कर पाया हूं। जबकि मुझे कई लोगों ने रोका, मेरे कई दोस्तों ने मना किया था कि नितिन ये पागलपन मत करना, भाई साहब ये मत करना, इसमें आप फंस जाओगे। इसके बावजूद आज मैं आया हूं और आपके सामने हूं। मीडिया जुडिशरी एंड सिस्टम हैज बीन पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी, चंदन झा जी का कहना है। जय हिंद पंडित जी, आपके अच्छे काम के लिए साथ ही हूँ। ईश्वर दत्त शर्मा, थैंक यू सर।
योगेश सोलंकी जी संशक्ति योगे योगे लिख रहे हैं, आधे घंटे के लिए समुद्र में सर्विलांस कहाँ डाउन किया गया था, इसका खुलासा भी होना चाहिए। हर्षल खैरनार जी, सर ये रिपोर्ट जो है मेरे पास में, एक बहुत ही हायर लेवल के अधिकारी जो DRDO में हैं और सर्विलांस सिस्टम देखते हैं, उन्होंने मुझे आज से करीब शायद 8 साल पहले करीब बताया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता। तब से मुझे मालूम था, मैं चुप था, मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज क्योंकि समय का तकाजा है कि हमें बोलना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी है। चुप रहकर हम एक कर्नल को, एक देश के जाबाज को फांसी तो नहीं चढ़वा देंगे सर। अब इसके लिए हमें जेल हो जाए तो क्या करें, जाना पड़ेगा सर, चले जाएंगे, क्या करें, मानना पड़ेगा कानून, बोलेंगे चले जाएंगे साहब। सरप्राइज टू नो दैट एनिमी मोस्ट लाइक कर्नल श्रीवास्तव स्टिल इन आर्मी, इट इज अ ग्रेट। सर बिल्कुल मनीष पांडे जी, ही इज अ ग्रेट रिस्क टू अवर कंट्री। ऐसे लोग बहुत रिस्की होते हैं, इनको जेल में सड़ा देना चाहिए बाकी की बची हुई जिंदगी। चंदन झा जी कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ PIL इज नॉट टेकन अप बाय द कोर्ट। सर कोर्ट को लेना तो चाहिए, नहीं लेते तो क्या करें। विष्णु शर्मा जी कहते हैं वी आर विद यू, थैंक यू सर। आशीष त्रिपाठी जी, पुष्प कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर जनरल कपूर बिफोर VK सिंह हैज नॉट लिसन्ड कर्नल पुरोहित एंड विदाउट एनी ट्रेल दे फाउंड देम गिल्टी एंड व्हाट प्रेशर जनरल कपूर हैड टू स्टॉप COI। यस सर। पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी कहते हैं जनरल कपूर के टाइम पर COI सुनी नहीं गई थी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ था, कई बड़े लोग, कई बड़ी मछलियां इसमें थी, इसके लिए ये सामने नहीं आया। जब ऑर्डर बदल दिया गया था तब आर्मी ने तुरंत क्यों नहीं जानना चाहा, कर्नल पुरोहित ने आखिर दिल्ली रिपोर्ट क्यों नहीं किया। सर ऑर्डर बदल गया, ये तो कर्नल पुरोहित के हाथ में था ना, एक ही पेपर पे काटा गया था, ऑर्डर थोड़ी बदला, फोर्जरी की गई है विनय शर्मा जी, ये तो फोर्जरी की गई, ऑर्डर नहीं बदला गया। ऑर्डर बदलता तो सरकार की तरफ से दूसरा ऑर्डर आता, वहां तो वही डॉक्यूमेंट सबमिट थे। आर्मी ने इनको भगोड़ा घोषित कर दिया था, कर्नल श्रीवास्तव ने बोला ये भाग गया, ये मिल नहीं रहा है। इसके बाद इनकी अरेस्ट दिखाई गई 5 तारीख को। लोग अपने से ज्यादा आर्मी पर भरोसा करते हैं, अगर श्रीवास्तव जी के सजा न मिले तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बिल्कुल सर गोयल जी, लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा अगर इनको सजा नहीं मिलती। श्रीकांत अग्रवाल जी पूछते हैं क्या कर्नल श्रीवास्तव की सेना में मौजूदगी देश के लिए खतरनाक हानिकारक नहीं है? बिल्कुल हानिकारक है सर। चंद्र सिन्हा जी कहते हैं ब्लेसिंग्स विद यू, थैंक यू वेरी मच सर। बासु देवरिया जी, कोर्ट में PIL डालने की तरफ से सिब्बल, प्रशांत भूषण, जेठमलानी जैसे वकील केस लड़ेंगे, इधर चंदे पर कौन वकील उनकी टक्कर में खड़ा हो जाएगा? सर बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे राष्ट्रवादी वकील हैं जो फ्री में केस लड़ेंगे और मैं उनके साथ खड़ा होकर ये केस लड़वाऊंगा। नो एक्शन ऑन कर्नल श्रीवास्तव इज बीइंग वरिंग फैक्ट, हाउ आर्मी इज टॉलरेटिंग हिम। सर संतोष मोदी जी, वेरी सून यू विल सी एक्शन अगेंस्ट एवरीबॉडी, दिस इज माय प्रॉमिस। वकील कुछ भी अब भी देश के लिए लड़ सकते, कुछ वकील बिल्कुल सब लड़ सकते हैं। टॉक शो पूरा आपके देश खड़ा है नितिन जी, देश के नायक, आज आप देश के नायक बनकर उभर रहे हैं। हर्षल खैरनार जी, नहीं सर कोई नायक वाली बात नहीं, मैं एक बहुत आम आदमी हूँ, बहुत सिंपल आदमी हूँ। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आप सबके साथ साझा करी ताकि आप सबको, पूरे देश को मालूम चल सके कि आखिर चल क्या रहा है देश के अंदर। विजय सिंह जी कहते हैं पुरोहित को ससम्मान वापस लेने वाली सेना कर्नल श्रीवास्तव सेना के मूवमेंट ऑर्डर से छेड़छाड़ कार्रवाई करने जा रही है क्या? सर वो करें नहीं करें, हम तो PIL डालेंगे, हम इनके खिलाफ में प्राइवेट कंप्लेंट डालेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इनके खिलाफ में कार्रवाई हो, FIR हो। फौजी की शहादत पर मरे 70 बच्चों को कोई सड़क पर नहीं आ जाता, पर एक बाबा को बचाने के लिए 3 लाख लोग सड़क पर कत्लेआम मचाने को तैयार हो जाते हैं। ईश्वर दत्त शर्मा जी, बिल्कुल सर, क्योंकि फौजी जो होता है ना बेचारा, वो फौज की रूल्स एंड रेगुलेशंस में और एक डिसिप्लिन सिपाही की तरह वो जेल चुपचाप चला जाता है। इन्होंने 9 साल उसको रखा, वो बेचारा कुछ नहीं बोला, उसने सरकार को एक बार भी गाली नहीं दी, सिस्टम को एक बार भी गाली नहीं दी। हर बार जब भी उसने कहा, उसने यही कहा मुझे सेना पर पूरा भरोसा है। ये होता है हमारे देश का फौजी। 9 साल बेचारा सड़ता रहा, 9 साल उसके साथ इतना बदतर व्यवहार हुआ, उसके बावजूद उसने सेना के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ एक शब्द मुंह से नहीं निकाला, अदालत के लिए कुछ भी नहीं कहा। हेमंत ककरे was killed by his companion कृष्णा पांडे। सर आई डोंट हैव एनी प्रूफ, आई विल नॉट कमेंट until unless I get any proof। अगर आपके पास कोई सबूत है प्लीज मुझे दीजिए, मैं इसका भी पर्दाफाश करूंगा। सर अब बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं सर योगेंद्र राजेंद्र द्विवेदी जी, ऐसा नहीं, हम सम्मान से बात करके भी हम न्याय ले लेंगे, आप चिंता ना करें। एक अच्युत मनोवैज्ञानिक सर, क्या इस तरह पर आम जनता के न्यायालय के ऊपर ही विश्वास नहीं उठ जाएगा? सर उठेगा ना तरुण दुबे जी, सवाल ऐसे उठ रहे हैं और विश्वास लोगों का उठ रहा है, बहुत जल्दी विश्वास उठ रहा है और उठ भी जाएगा। आई रिमेंबर देयर वर टॉक्स अबाउट dubious why हेमंत करकरे डाइड, नाउ वी कैन कनेक्ट दिस डॉट्स क्लियरली। मनीष पांडे जी, बिल्कुल आप अपने दिमाग से सोचकर जैसे आपको समझ में आए कर सकते हैं। असहिष्णु राजेश मिश्रा जी कहते हैं छा गए गुरु, वाह सर, छाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ सच्चाई बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई सेलिब्रिटी बनूं या लोग मुझे जाने पहचाने, कोई जरूरत नहीं मुझे इसकी, सिर्फ ये तथ्य है जो आपके सामने लाने थे और ये आपके सामने आ रहे हैं। In my say, I can say courts are waste and I have no faith in them. Santosh Modi ji, that is your personal view, sir. You can have faith and you cannot have faith. I read that army kept paying 75% Colonel Purohit. That clearly shows that army has full confidence. Sir, as per rule, 6 महीने तक सस्पेंशन होने के 50% सैलरी मिलती है, उसके बाद 75% मिलती है। तो आर्मी ने जो कुछ भी किया वो एज पर रूल किया, कहीं भी आर्मी ने रूल को वॉयलेट नहीं किया।
कर्नल पुरोहित मालूम था उनका बच्चा है, देश के लिए लड़ रहा है, उसके बावजूद आदमी के हाथ बंधे हुए थे। इतनी डिसिप्लिन आर्मी है सर हमारी, देख रही है हमारा कर्नल वहां फंसा हुआ है, गलत फंसा हुआ है, इसके बाद भी कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कोई पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं कि तख्ता पलट कर दें सर, यही हमारी आर्मी की खासियत है। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी आर्मी को। जजेस एंड जर्नलिस्ट आर ट्रू। चंदन झा जी, आई विल नॉट कमेंट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। विश्वास पाटनकर जी, सटीक, धन्यवाद। अभिजीत मिश्रा जी, 9 साल एक देशभक्त अपराध करने वालों को क्या सजा मिलेगी जब गद्दार देशद्रोही साबित होंगे? सर सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी। 180 सेक्शन 181, 182, 189 इसके लिए बने हुए हैं, इनको सजा मिलेगी सर। षड्यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर मोदी जी ने कुछ किया या नहीं, पर आज हम सवाल जवाब कर पा रहे हैं। मोदी जी ने ही किया सर, मोदी जी की सरकार ने ही डॉक्यूमेंट्स दिए, वरना आज कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं मिलती। ये मोदी जी ने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं वही कोर्ट में पेश किए गए। सेना को आज कौन रोक रहा है ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने से जो पुरोहित जैसे सेना के खुफिया जासूस को ओपन कर दिया और प्रताड़ित किया? चलो सरकार के हाथ अब बंधे हैं, पर पैर बंधे हैं या आंखें भी बंद हैं। सेना को तो कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए और सेना पुलिस अफसरों को दंड दे। चंद्रमणि चौहान जी, 100% मैं आपके साथ हूं चंचल भैया, और इसके लिए हम PIL फाइल करेंगे एंड वी विल इंश्योर कि इनमें से एक भी आदमी बच ना पाए षड्यंत्रकारियों में से। गुप्त भांडाफोड़ चलते भगवान आतंकवाद, सर बिल्कुल सर, सबूत दीजिए सर, मैं इसका भी भांडाफोड़ करता हूँ। कानून हम जैसे आम लोग के लिए बना है, इनको सजा कौन देगा? राज सिंह जी का कहना है कानून हम जैसे आम लोगों के लिए। नहीं सर, कानून ने तो कर्नल पुरोहित के साथ भी मजाक कर दिया, ATS ने तो उनके साथ भी मजाक कर दिया, जबरदस्ती फंसा दिया। पावर का ऐसे ही मिसयूज होता है सर। आशीष त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं सुकन्या देवी गैंगरेप पर आपका क्या कहना है? सर पूरा परिवार गायब है, मैं क्या कहूँ, और फिलहाल आज मुद्दा हमारा शायद ये नहीं है। हेमंत करकरे SMP से बात करते हैं, उसके सुपीरियर्स को एक्सपोज किया जाएगा, सूत्रधार तो वही है, कर्नल श्रीवास्तव भी वही से कनेक्टेड था। बिल्कुल सर, कृपया आपके आगे कदम की जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहती है। धन्यवाद चंद्रभान गुप्ता जी। अभिजीत मिश्रा जी ये कहते हैं पता नहीं कैसे पुरोहित को इन गद्दारों ने मरवा दिया होंगे। टॉप शो कितने और पुरोहित मरवा दिए होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कोई भरोसा नहीं है। मनीष पांडे जी कहते हैं लगता है कमेंट्स बहुत ज्यादा नीचे आ गए, मैं बहुत ऊपर। नितिन सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द कांग्रेचुलेशन। जल्दी से मैं सवाल लेता हूँ आपके। ग्रेट जॉब, थैंक यू। दीप्तिकांत रे, थैंक यू वेरी मच। हर्षल खैरनाथ जी, आपको हाथ लगा सरकार से लेकर जुडिशियल सब। नहीं सर, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत प्यार मोहब्बत से काम करने वाले लोग हैं। हाथ लगाएंगे, हम कानून से देखेंगे, भगवान ने दिमाग दिया, अपने दिमाग से हम देखेंगे हमें क्या करना है। When judiciary is taking decision on big issues, now we are waiting for Malata accept national halal case and Jijaji case. Definitely आशीष जी, judiciary वो भी देखेगी। गुड मॉर्निंग सर जी, आयुष द्विवेदी, थैंक यू आयुष जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तरुण एक्सप्लोसिव, थैंक यू भाई। जो आएगा आगे तो नायक तो होगा ही, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं है। सर नायक फिल्म देखी थी ना, उसको कैसे पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी, भागता भागता बचा था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही ना कर दें ये लोग। कोई बात नहीं, करेंगे तो उसको भी देखेंगे। जिंदगी किसी ने नहीं देखी कल क्या है। थैंक यू आयुष, थैंक यू। We are also proud, maybe I'm also proud of all of you who are watching this show. Thank you very much. कांग्रेस अगर 5 साल और रह गई होती तो आज हिंदू यहाँ पर आतंकवादी घोषित हो गए होते। सर ये तो आप सब समझते हैं क्या होता है। मोदी से लेके देश खुद बचा लिया, श्री राम ने मोदी को लाके देश को खुद बचा लिया। अभिजीत मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नितिन जी, देश भ्रष्टाचार मिटा लेंगे, सभी को मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये करप्ट सिस्टम से बाहर होंगे। अतुल खन्ना जी, बिल्कुल सर, मेरे और आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इशू दैट वर्ल्ड वाइड इमेज ऑफ अवर हिंदू सेंट्स। बिल्कुल, आयुष द्विवेदी जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हमारे हिंदू संतों की पूरी इमेज का ही सत्यानाश कर दिया वर्ल्ड वाइड, इन लोगों ने पूरे विश्व में सत्यानाश कर दिया इस बेवकूफ़ी में। और पाकिस्तान अब चिल्लाता है साहब, बोले अरे आपके तो हिंदू आतंकवादी वही करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। ये है साहब अमन की आशा इनकी, समझ नहीं आता क्या लोग हैं। मुझे तो पूरी तरह न्याय व्यवस्था में विश्वास उठ गया है, राजनीति से कभी कुछ चुनिंदा लोगों को। राज सिंह जी, विश्वास तो रखना पड़ेगा सर, इसको सिस्टम को चेंज करना है। गॉड ब्लेस यू। चंदन झा साहब कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सत्यनारायण जी कहते हैं कृपया अपनी रक्षा विशेष ध्यान दिए, इस केस में लोग फंसे उनमें पहुंचने बल्कि आतंकवादियों तक आपके जैसे लोग जरूरत देश को है। सत्येंद्र झा जी, बिल्कुल मैं अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सजग हूँ और काफ़ी हद तक जो मेरे से बन पड़ता है मैं अपनी सुरक्षा के लिए करता हूँ, मैं उसको डिस्कस तो नहीं कर सकता। अतुल खन्ना जी धन्यवाद आपका। विवेक मांथरे जी आपका भी धन्यवाद। अमित पांडे जी धन्यवाद। आशीष जी धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब सवाल खत्म हो गए हैं और अब समय आ गया आप सबसे अलविदा कहने का, आप सबसे इजाजत लेने का। आप सबने मेरा ये शो देखा, आप सबको शो कैसा लगा? क्या आप सबको मेरी बात अच्छी लगती है? क्या मेरा बात करने का अंदाज आपको पसंद आया? शो पसंद आया, नहीं आया, जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं और हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस हैशटैग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैशटैग हमने 3 हैशटैग दिए थे और ये हैशटैग हैं नंबर 1 कर्नल पुरोहित को जस्टिस दिलाने के लिए जस्टिस फॉर पुरोहित, हैशटैग जस्टिस फॉर पुरोहित, बिना कोई भी स्पेस के, कोई अंडरस्कोर नहीं, कोई डॉट नहीं,
कर्नल पुरोहित के लिए अगर आप साथ में खड़े होते हैं तो जस्टिस फॉर पुरोहित हैशटैग यूज कीजिए। जहां भी आप कमेंट करते हैं वहां जस्टिस फॉर पुरोहित हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप ट्विटर पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे आप व्हाट्सएप पर हो, हैशटैग जस्टिस फॉर पुरोहित। यदि आपको ये एक्सपोज पसंद आया तो एक्सप्लोसिव एक्सपोज हैशटैग यूज कीजिए, सभी जगह यूज कीजिए। और यदि आपको मेरा टॉक शो पसंद आया तो हैशटैग टॉक शो का इस्तेमाल कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा ये टॉक शो और मेरा ये एक्सपोज आप लोगों को कितना पसंद आया। कुछ और आ गए सवाल शायद? तरुण द्विवेदी धन्यवाद, मैं आपको भी सलाम करता हूँ, आप सबने मेरी बात को सुना। मनीष पांडे जी बिल्कुल अपनी सुरक्षा का ख्याल रखूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरा शो देखा। जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सब खुश रहें, सुखी रहें, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ इस शो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है और वहां जाकर आपको QR कोड मिलेगा। कृपया कर उस पर अपनी फीस और अपना नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।